Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Five more seconds. All right, friends. So now 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट करें. Talib, आरती, प्रशांत, ब्रिजेश, मयंक, मुक्ता, रुचि, खुशबू, मीजू, अमर, अनदर डांस, मूव फॉरवर्ड. टू पर्सन बोल नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल आ कंट्रोल प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज करो. डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के पास एक सेक्शन में भी है, वरना ये meet.ly FAQ PCB 14. फिर बुधवार को मैं एक साथ सबकी जवाब अपलोड करता हूँ. संडे को नॉर्मल से ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनके ज़्यादातर प्रश्न ऑलरेडी मैंने गुरुवार के लेक्चर में सॉल्व कर दिए हैं कि अनअकैडमी का पूरा मॉडल कैसा है, बहुत सारे लेक्चर हैं तो कैसे मैनेज करें, फिर अपने दो अलग-अलग कोर्स कैसे हैं, इकोनॉमी बुक का क्या हिसाब है और कौन सी किताब देखनी है वगैरह वगैरह. वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, उसको आप देखें. हैंड आउट अपलोड कर चुका हूँ. ऐप के अंदर मृणाल पटेल सर्च करें. कोर्सेज लेटेस्ट PCB 14 बेल आइकन दबाओ, मिल जाएगा. प्रोफाइल है तो unacademy.com/@mrunal.org. तो लैपटॉप से देख रहे हैं कोर्सेज लेटेस्ट, और उसमें आप क्लिक करो PCB 14 को सर्च करो और फिर बेल आइकन दबाओ. राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उधर से आपको सब मिल जाएगा. अभी आज बहुत सारा मतलब 50 पेज का हैंड आउट है, उसके अंदर लास्ट के जो भी 15-20 पेज होंगे आज एक साथ नहीं पड़ जाएंगे. कुछ लोग कि हमको कुछ याद नहीं रहता, तो नोट पेन लेके बैठो, ढंग से बैठो, 5-5 मिनट पे कुछ लिखते रहो जो चल रहा है, देन इट विल वर्क. और जमा राजा मत बनिए. गुरु शुक्र शनि रवि की क्लास खत्म की तभी आप आज बैठिए, क्योंकि बहुत सारे कल परसों के PYQ हम अभी सॉल्व करेंगे ब्रेक के अंदर. फिर वो ब्रेक में हम सॉल्व करते हैं. अभी थोड़ी पढ़ाई शुरू करते हैं. देखिए, कल रात तक हमने डिजिटल पेमेंट में ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, इंडिया यूए का एग्रीमेंट, ये सब देखा था. कुछ चीज़ें बाकी थी, रेगुलेशन, रिपोर्ट इंडाइसिस, बात में कुछ दम है नहीं. देखिए, आरबीआई बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल एनपीसीआई, जो ये यूपीआई, भीम, आईएमपीएस बहुत कुछ कर रहा है, उन सबको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई. तो एनपीसीआई को आप क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स. वो जो काम कर रहा है उसे हम कहते हैं अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स. मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, ये सब क्या है? कार्ड पेमेंट गेटवे ऑपरेटर्स हैं. वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ये कैसा है कि आप अमेरिका गए, उधर से फैमिली को पैसा भेजना है तो ऑनलाइन रेमिटेंस, रुपए डॉलर एक्सचेंज ये सब करते हैं. तो क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल रेमिटेंस करने वाले एजेंट्स हैं ये. फिर ये आपने ज़ोमैटो द्वारा डोमिनो का पिज़्ज़ा मंगवाया या पिज़्ज़ा हट से मंगवाया, तो आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो बीच में ज़ोमैटो उसको हैंडल कर रहा है. उसी तरह रेज़र पे नाम की एक कंपनी है. तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? दे आर पेमेंट एग्रीगेटर्स. एक तरफ कस्टमर है, दूसरी तरफ सेलर्स हैं, दोनों के बीच ये लोगों का मेल जोल रहता है. हालांकि बीच में ज़ोमैटो ने कुछ अपना लाइसेंस वापस दे दिया या कुछ था, वो सब जनरल नॉलेज अपना काम का नहीं. अमेज़न पे आप गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, मान लो 10,000 का, और फिर वो आपको कोड देगा जो आप अपने फ्रेंड को देंगे और फिर वो उसे यूज़ कर सकता है. तो ये क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो इसको भी रेगुलेट करता है आरबीआई. तो पेमेंट एग्रीगेटर्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एटीएम ऑपरेटर्स, वो कलम में देखा था, ब्राउन लेबल, बैंक लेबल, व्हाइट लेबल, उसको रेगुलेट करता है. फिर एक संस्था है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फाइनेंशियल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है. थोड़ा बहुत हम पिलर 1 सी शेयर मार्केट में देखेंगे, बाकी वो बहुत काम का नहीं. सफिशिएंट टू नो कि आरबीआई उसे भी रेगुलेट करता है. अब एक तकलीफ है, अमेज़न के सामने फ्लिपकार्ट है, पेटीएम के सामने फोन पे, मास्टरकार्ड के सामने वीज़ा है. तो एनपीसीआई का राइवल कौन है? जब ये जो काम एनपीसीआई करता है, ऐसी तो कोई दूसरी उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी है ही नहीं. तो एनपीसीआई को लगेगा अपनी भगवान है. तो देन इट विल बिकम कंप्लेसेंट कि मुझे कुछ नया इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ही मालिक हूं. तो आरबीआई चाहता नहीं हर एक जगह पर कुछ ना कुछ कंपटीशन हो. तो एनपीसीआई के सामने एक और नई कंपनी होनी चाहिए. तो आरबीआई ने ये कहा कि देखो, किसी को एनपीसीआई जैसा काम करना है तो हमारे पास आके लाइसेंस ले लो, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स. तो एनपीसीआई ने जो यूपीआई, भीम, आईएमपीएस ऐसा किसी और को, रिलायंस को, जियो को, किसी को करना है, आओ मेरे पास लाइसेंस ले लो, तुम भी करो. तो रिलायंस, पेटीएम, ये सब ने अप्लाई किया था कि हमें भी ऐसा अम्ब्रेला एंटिटी वाला लाइसेंस दीजिए. लेकिन आरबीआई ने उनका एप्लीकेशन देखा तो फिर मजा नहीं आया आरबीआई को, तो किसी को भी ये लाइसेंस मिला नहीं है. तो सिर्फ अभी एक ही है, एनपीसीआई. अब कुछ लोग इसमें झंडा उठाते थे कि देखो, रिलायंस, पेटीएम को अगर ऐसा लाइसेंस मिला तो वो एनपीसीआई की तरह तो सब फ्री थोड़ी चलाएंगे, रिलायंस तो पैसा लेगा. भाई, तो सरकारी स्कूल है तो सामने प्राइवेट स्कूल क्यों है? क्योंकि सब लोगों का एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं हो सकता है, और जिसके पास जो पैसा है वो अच्छे स्कूल में जाना चाहता है, तो ही शुड हैव फ्रीडम. तो ये बात सही है कि यूपीआई है, पर रिलायंस का मैं उससे भी बेटर कोई चीज दूंगा, लेकिन उसकी फीस चार्ज करूंगा, तो आरबीआई मना नहीं करेगा. ये तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है. अडोबी, फोटोशॉप और उसके ऐसे सब सॉफ्टवेयर होते हैं. तो ग्राफिक डिजाइनर को वो यूज करना है तो उसने अडोबी कंपनी को पैसा देना पड़ेगा. तो उसे हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया है ग्राफिक डिजाइनर ने. यहाँ पर लाइसेंस मतलब समझो पिस्तौल का लाइसेंस ऐसा नहीं है जो सिर्फ सरकार दे सकती है. यहाँ क्योंकि अडोबी कंपनी ने वो इन्वेंट किया सॉफ्टवेयर, तो वो उसकी एक्सेस आपको दे रहे हैं, और उसके लिए भी यही वर्ड यूज होता है, लाइसेंस. तब सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेते हैं. अब उसी तरह एनपीसीआई ने ये सब इजाद किया है, यूपीआई, आईएमपीएस वगैरह. तो जब गूगल पे, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, पेटीएम, इन सबको इसे यूज करना है, तो स्वाभाविक है इन सभी लोगों ने एनपीसीआई से लाइसेंस लेना होगा. ये लाइसेंस मतलब सरकारी ड्राइविंग लाइसेंस जैसा मत समझो जो सिर्फ सरकार दे सकती है. यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर की एक्सेस देने की बात है. तो यस, ऑल दिस पीपल विल हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम एनपीसीआई टू एक्सेस दिस यूपीआई फैसिलिटी. और फिर जब उनको ऐसा लाइसेंस मिल जाएगा तो अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, ये सबको एनपीसीआई क्या बोलेगा कि तुम लोग मेरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर हो. और फिर इन सब पे कोटा होता है. कोटा सिस्टम क्या है? जीमेल ने आपको फ्री ईमेल आईडी दे दिया, लेकिन उसमें भी लिमिट है ना कि मान लो 15 जीबी डेटा स्टोर हो सकता है, या फिर और भी लिमिट्स होंगे कि आप 1 मिनट में मान लो 10 ईमेल भेज सकते हो. फिर 50 ईमेल भेजोगे तो वो मना कर देगा कि नहीं, आप सर्वर को खराब कर देंगे. तो इन सबको जब एनपीसीआई से लाइसेंस मिला तो इन पे वॉल्यूम या कोटा होते हैं कि मान लो व्हाट्सएप पे एक दिन में 10 मिलियन ट्रांजैक्शन ही कर सकता है, फिर उससे ज्यादा आएगा तो एनपीसीआई मना कर देगा कि तुम सर्वर जैम कर रहे हो. तो सबके वॉल्यूम या कोटे रहते हैं. और इन सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स को किसी बैंक के साथ लिंक करना पड़ता है, जैसे एक्सिस, एचडीएफसी. फिर जाके ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, क्योंकि स्वाभाविक पैसा बैंक में कहीं रखना होगा टेम्पररी, फिर आगे पीछे आता जाता रहेगा. तो दिस पीपल ऑल्सो नीड टू गेट वन पार्टनर बैंक. अभी पेटीएम का हिसाब क्या है कि पेटीएम ऐप भी है और पेटीएम के पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी है. तो मतलब पेटीएम को तो कोई पार्टनर बैंक ढूंढने की जरूरत नहीं है. वो तो कहेगा मैं तो खुद ही का जमानत देने वाला हूँ, मैं तो खुद ही का बैंक हूँ. तो एनपीसीआई का हाँ मालिक, आप तो आ जाओ, आपको कोई अलग से लाइसेंस वगैरह की मगजमारी नहीं करेंगे, आप आ जाओ, क्योंकि आप तो खुद बैंक भी और ऐप भी बना रहे हो. अब यहाँ तक चल रहा था. फिर बीच में पेटीएम पेमेंट बैंक के वादे हो गए. आरबीआई ने हथौड़ा मार दिया सर पे कि तुम लोग ये सब कस्टमर्स के फर्जी अकाउंट खोलते हो, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वाइट करते हो वगैरह करके उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि वो नया अकाउंट खोल सकता है कि नहीं, XYZ. वो मामला पीला पूरा हम देखेंगे पिलर 1B1 में. सफिशिएंट टू नो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खुद के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो फिर एनपीसीआई ने ये कहा कि देखो, तुमको मैंने पहले ऐसे ही सब एक्सेस दे दी थी और अब तुम्हारा बैंक वाला लाइसेंस खतरे में है, तो तुमने अपना जो ऐप चलाना है उसके वास्ते पेटीएम ने एनपीसीआई से एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर वाला लाइसेंस लेना होगा, तो ही तुम्हारा पेटीएम और उसमें यूपीआई और वो सब में चलने दूंगा.
और ये लाइसेंस के साथ साथ तुमने कोई नया पार्टनर बैंक ढूंढ के लाना होगा। तुम्हारा खुद का बैंक लाइसेंस तो तकलीफ में है, तो एक्सिस, एचडीएफसी किसी और बैंक को लेके आओ कि ये मेरा पार्टनर बैंक है, फिर एनपीसीआई, पेटीएम आपको एक्सेस कंटिन्यू रखेगा। ऐसी सब कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब वो पूरी कंट्रोवर्सी अपने लिए बहुत काम की है नहीं, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले हैं, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वाले, उनका क्या कहना है कि देखो जिंदगी में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, हवा, पानी, खुराक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पेटीएम का कंट्रोवर्सी चल रहा है टीपीएफ, ये इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में जो 100 क्वेश्चन आएंगे तो सारे 100 इसी में से आने, व्हिच इज नॉट द केस। एक तो आप टॉपिक को उतनी अहमियत दीजिए जितनी उसकी औकात है। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, फिर असल क्या है वो सब में घुसेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जबकि एमसीक्यू इतना हैवी निकलने का स्कोप है नहीं। निकलेगा तो भी एक लाइन का प्रश्न बन सकता है जो मैंने आपको आइडिया दे दिया। रेगुलेशन की बात करते हैं। देखिए आरबीआई ये सब वीजा, मास्टरकार्ड, पेटीएम, एनपीसीआई सबको रेगुलेट करता है। तो आरबीआई को ऐसा पावर कहां से मिला? वो कानूनी शक्ति उसको मिलती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है जो 2007 में बना है। अब हालांकि आरबीआई वो एक कानूनी संस्था है, आरबीआई के हिसाब से बनी है, लेकिन इसके नीचे आरबीआई के नीचे एक और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है इस कानून के तहत, जिसका नाम है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी बीपीडब्ल्यूएस। तो जब हम बात करते हैं मास्टरकार्ड, वीजा, पेटीएम वगैरह, उन्होंने जो अपना जो अलग अलग काम करना है उसके वास्ते वो लाइसेंस लेंगे आरबीआई से भी। यस, तो आरबीआई से लाइसेंस लेने मतलब टेक्निकली वो संस्था अलग है बीपीडब्ल्यूएस, हालांकि आरबीआई के नीचे की संस्था है, बट ऐसा ऑपरेशनल सिस्टम बनाया है। ओम्बुड्समैन यानी शिकायत निवारण अधिकारी, कंप्लेन रेड्रेसल ऑफिसर। तो आरबीआई ने अपने कुछ ऑफिसर्स को बोला ये हमारे कंप्लेन ऑफिसर हैं, और जिसको भी ये यूपीआई, मोबीक्विक वगैरह में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई लफड़ा हो गया, अब मेरे पास आओ, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो एक तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऐसा कंप्लेन ऑफिसर है। बैंक के खिलाफ कोई आपका फिक्स्ड डिपॉजिट लोन के मामले चल रहे हैं, उसका बैंकिंग ओम्बुड्समैन है। तीसरा एनबीएफसी ओम्बुड्समैन, जैसे गोल्ड लोन कंपनियां, तो वो बैंक नहीं है, वो अलग चीज है। तो गोल्ड लोन कंपनियों में आपको कोई कंप्लेन है, आप आरबीआई को कंप्लेन करो, तो आरबीआई का तीसरा ऑफिसर होगा, वो कहेगा कि ये एनबीएफसी ओम्बुड्समैन है। तो पहले ऐसी 3 संस्थाएं थी, फिर आरबीआई ने कहा देखो 3 को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। अब असल में ऑफ कोर्स नीचे स्वाभाविक है उसके ऑफिसर तो 3 अलग ही रखे होंगे उसने, लेकिन फ्रंट एंड में आपको वेबसाइट पे वो एक ही वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर दो और जो जहां लागू होता है वहां चला जाएगा कंप्लेन, ऐसी सब फैसिलिटी बनाई है। तो दैट इज वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। तो अब ये सब होगा तो कोई ना कोई मुद्दा किया जाएगा रिपोर्ट इंडेक्स बनाने के लिए कि भारत के कौन से राज्य में डिजिटल ये सब ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, पूरे देश का क्या परफॉर्मेंस है, पूरी दुनिया का क्या परफॉर्मेंस है, ये सब हम जाएंगे नहीं। मतलब आपके ऑब्जर्वेशन के लिए हैंडआउट में दे दिया है, पर कॉस्ट बेनिफिट इसका बहुत जोरदार है नहीं कि वो कुछ पूछे और हम सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल आरबीआई ये सब हैकाथॉन, हैकाथॉन मतलब बच्चों को कहे तुम नया सॉफ्टवेयर या कोई इनोवेटिव आइडिया हमको दे दो, ऐसा कॉम्पिटिशन। आरबीआई का हार्बिंजर हैकाथॉन, अब हर साल उसका कोई थीम होगा, वो थीम का कुछ पूछ ले, फिर उसी तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन अवेयरनेस का कुछ करेगा कि सब लोगों के बैंक खाते खोलने, फिर उसकी भी थीम होगी, इस बार महिलाओं पे फोकस है, अगली बार विकलांगों पे फोकस है। ये सब जनरल नॉलेज हम याद नहीं रख सकते। बीच में गुजरात लोक सेवा आयोग ने अपने पेपर में ये सब पूछा था ऐसा, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। और सब्जेक्ट तैयार करो। तो रिपोर्ट इंडेक्स ऑब्जर्वेशन के लिए दिया हैंडआउट में, वरना थोड़ा उसको दूसरी टॉपिक्स तैयार करो। तो वी आर डन विद कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, बैंक मनी। अब आगे बढ़ते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, मतलब पैसा जो फिजिकल नहीं है, डिजिटल है। अब ऐसा सरकारी भी पैसा हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट इशू करे, आरबीआई इशू करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉवरेन डिजिटल करेंसी या सॉवरेन वर्चुअल करेंसी, या हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हाँ तो हो सकता है। और कुछ बार कुछ प्राइवेट, मतलब सरकारी नहीं है ऐसे लोग भी, जैसे कोई प्रोग्रामर है सतोशी नाकामोटो, उसने इन्वेंट कर दिया बिटकॉइन, तो ऐसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी भी हो सकती है। यस, तो सरकारी भी हो सकती है, नॉन सरकारी या प्राइवेट भी हो सकती है। अभी जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है उसमें कुछ तो नॉर्मल लोगो होगा, जैसे बिटकॉइन तो ऐसा होता है उसका लोगो, तो बिटकॉइन वगैरह उसे क्या कहें, बस वर्चुअल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है। फिर कुछ लोग ज्यादा होशियारी मारने के लिए डिजिटल कॉइन तो जारी करेंगे, पर उसमें कोई फनी फोटो या सेलिब्रिटी का फोटो डाल देंगे, जैसे ट्रम्प का ये ट्रम्प कॉइन निकाला, फिर कोई जापानीज डॉग है उसका डॉज कॉइन या कुछ है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये भी बिटकॉइन जैसा ही है, पर डिजिटल है, और इसमें ये फनी इमेजेस हैं, तो हम इसे क्या कहें? मीम कॉइन्स है, मीम कॉइन्स। ये 10 सेकंड उतना ग्राफिक्स दिमाग में उतारिए। इसके बाहर एक और भी चीज़ है, नॉन फंजिबल टोकन, वो समझो लास्ट हाफ आवर इस लेक्चर का हम पहुंचेंगे तब वहां जाते हैं, अभी के लिए उतना सब जटिल नहीं करना है। तो ये दिस मच बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज इनफ, अब इसमें हम आगे डीप डाइव करेंगे। पर स्वाभाविक है कुछ लोग वकील बन जाएंगे, वो वकील बन जाते हैं, उनका क्या कहना है कि देखो वर्चुअल करेंसी बराबर है, लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाए तो उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के अलावा वाली कोई टेक्नोलॉजी से बनाए तो उसको हम डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं, पर क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल सकते। तो ऐसा तुमने वकील की तरह सब अलग अलग करके क्यों नहीं लिखा? उसके 2 कारण है। पहला, मुझे सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट फाइल नहीं करना कि मुझे सजा हो जाएगी, तुमने गलत कैसे लिख दिया। और दूसरा, अपनी एग्जाम में इतनी कोई पंचायत करने को पूछ नहीं रहा है। हालांकि कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले फालतू में ये सब चीज में घुसते हैं, तो उनके क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना है, यूपीएससी इतना भी बारीक उसमें जाती नहीं। तो डोंट वेस्ट टाइम इन ऑल दिस पेडेंट्री, पेडेंट्री मतलब बाल की खाल खींचना। क्या ये बिटकॉइन की कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहले तो दुनिया में सब लोग डॉलर करेंसी को मानते थे, लेकिन फिर अमेरिका में एक सबप्राइम क्राइसिस हुई 2007 में, कि उनकी बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दे दिया, होम लोन, जिनकी लोन चुकाने की औकात नहीं थी। उसके चलते उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई अमेरिका की, तो बाकी देशों ने भी, उनके लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वो भी सब बर्बाद हुआ। तो धीरे धीरे लोगों का डॉलर में थोड़ा मोह कम हो गया। बैंकर्स आपको क्रेडिट कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग सब फैसिलिटी देते हैं, लेकिन आप जानते हैं उसमें उनकी अलग अलग जात की मर्चेंट डिस्काउंट रेट से लेके सर्विस चार्जेस रहते हैं। तो कुछ ग्रुप्स हैं जिनको हम कहें एनार्किस्ट ग्रुप। एनार्किस्ट मतलब ऐसा नहीं कोई बॉम्ब फोड़े, वो नहीं। एनार्किस्ट मतलब अशासनवादी, वो पॉलिटिकल साइंस की ऐसी एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है। ऐसे लोग जो ये कहे सरकार होनी नहीं चाहिए, सब लोग खुद से खुद को कंट्रोल में रखें, ऐसा लोग जो मानते हैं। तो एनार्किस्ट है वो क्या कहेगा? सरकार नहीं होनी चाहिए, सरकारी पैसा भी नहीं होना चाहिए, हम अपना पैसा खुद बनाएंगे। तो ऐसी एनार्किस्ट मेंटालिटी वाला एक आदमी सतोशी नाकामोटो, वो बनाता है बिटकॉइन। आप समझिए, रुपया जो बनाया गया तो उसकी सेंट्रल अथॉरिटी आरबीआई ने सब जारी किया नीचे, या कॉइन्स थे तो भारत सरकार ने जारी किया। बिटकॉइन ऐसा नहीं है, सतोशी नाकामोटो सिर्फ कोड लिख के गया कि तुम सब देख लेना, जस्ट लाइक विकिपीडिया जिसने बनाया उसने बस बनाया, बाकी तो तुम उसमें सब पेजेस बना देना। तो रिमेंबर, बिटकॉइन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, विकेंद्रीकृत है, उसका कोई कंट्रोलर नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। तो 2009 में बना है, याद रखना है। सतोशी नाकामोटो ने बनाया, ये भी याद रखना है। अब ये क्या कोई जापानीज व्यक्ति है, मेल है, फीमेल है, किसी को कुछ नहीं पता, सब कंस्पायरेसी थियरी चलती है, हमें बस जनरल नॉलेज में उसका नाम याद रखना है। अभी बिटकॉइन हासिल कैसे करें? रुपया हासिल करने का तरीका आप जानते हैं, कोई नौकरी धंधा कर लो, कोई सरकारी योजना में सब्सिडी में पैसा आ जाएगा, पर बिटकॉइन कैसे आएगा? बिटकॉइन हासिल करने के 3 तरीके। समझो बिटकॉइन मतलब कहीं पर ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में एक बड़ा सा डिजिटल ऐसा क्यूब है, डेटा क्यूब है। आपने उसकी माइनिंग करनी है, खुदाई करनी है, जितना खोदोगे उतना बिटकॉइन उसमें से निकलता रहेगा। और ये सब बना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। आपके तो फिर हम पावड़ा पकड़ लेके चले जाते हैं। देखिए, उसको हाथ से नहीं खोदना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में, और फिर उसमें आप कमांड देंगे तो पूरा दिन वो उसका डेटा क्यूब सॉल्व करते रहेगा और उसमें से आपको बिटकॉइन निकलते रहेगा।
आपके यहाँ तो फिर तो यही करते हैं ना, परीक्षा भी क्यों देनी यूपीएससी की, बिटकॉइन की पूरा दिन माइनिंग करते हैं। इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि आप अगर नॉर्मल लैपटॉप लगाएंगे तो इसमें तो 5-10 साल बाद एक बिटकॉइन निकले कोई गारंटी नहीं है। आपको बहुत हैवी कंप्यूटर चाहिए, मतलब उसकी माइनिंग स्पीड हैश रेट में ना भी जाती है। तो ये देखो ये भाई साहब ने 25 कंप्यूटर लाइन में लगाए हैं, इनका कंबाइंड पावर वो लगाएगा और सॉफ्टवेयर चलाएगा तो भी हो सकता है 2-3 महीने बाद उसको आधा बिटकॉइन उसमें से निकले। तो यू नीड अ पावरफुल पीसी। अब क्या आपके कोई नहीं, वो हम निकाल लेंगे उसमें से। आपके पास एक बिटकॉइन आ गया, ये बिटकॉइन रखोगे कहाँ पर? तो बिटकॉइन दो जगह स्टोर हो सकता है, मतलब एक तो क्लाउड में, मतलब कोई ऑनलाइन जो भी उसका सर्वर वगैरह है उसमें, जैसे आप डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो पेन ड्राइव, फ्लॉपी या सीडी में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट उसमें स्टोर किया तो फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, अगर हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया तो। उसी तरह ये जो आपने माइनिंग किया था आपको बिटकॉइन मिला, अभी जो बिटकॉइन है वो दो जगह स्टोर हो सकता है, अलग अलग उसके ऐप्स होते हैं, उसमें स्टोर करो तो उनके हॉट वॉलेट में स्टोर किया, क्योंकि वो ऐप इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहिए तभी वो आपका पूरा काम चलता है। कुछ लोग उसे ऑफलाइन डाउनलोड करके यूएसबी पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसी भी फैसिलिटी है, उसे हम कहते हैं कोल्ड वॉलेट, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कोल्ड वॉलेट। तो बिटकॉइन कैन बी स्टोर्ड इन टू वेज, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। अब आपको ये भी प्रश्न है भाई ऐसा डेटा क्यों है और फिर दिन रात सब माइनिंग करते रहेंगे तो ये तो अनगिनत पैसा आते रहेगा, तो ऐसे पैसे की वैल्यू हो नहीं सकती, बिकॉज समथिंग अब चाहते हैं कि रुपया हम क्यों मानते हैं, क्योंकि उसकी लिमिटेड क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि अंदर रोज कोई छाप के दे रहा है। तो बिटकॉइन की भी लिमिटेड क्वांटिटी है, इस सिस्टम में 21 मिलियन बिटकॉइंस ही होंगे। ये पूरा जब सॉफ्टवेयर वो सॉल्व कर देगा तो मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस ही होंगे। आपके इतने कम पैसे हैं, दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो सब में कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए 1 रुपये में है 100 पैसे, यानी 10⁻2 पैसा। बिटकॉइन ऐसा है कि उसमें एक बिटकॉइन के अंदर 10⁻8 सतोशी, मतलब जैसे रुपये का स्मॉलेस्ट यूनिट है पैसा, बिटकॉइन का स्मॉलेस्ट यूनिट है सतोशी। तो एक बिटकॉइन को डिवाइड करो तो 10⁻8 सतोशी उतना सारा और बन जाता है। तो इतने सारे पैसे होंगे तो स्वाभाविक है उसमें तो छुट्टे पैसे की तो मगजमारी है नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो फिर आप 0.00 समथिंग करके भी किसी को दे सकते हैं। तो लाइक दैट बिटकॉइन इज सपोज्ड टू वर्क। अब ये बिटकॉइन खराब क्यों माना जाता है? ईरान में आप देखो ये सब उनकी पब्लिक ने कितने सारे कंप्यूटर लगा दिए, क्योंकि वो माइनिंग कर रहे हैं। फिर पूरा जो उनका सिटी है उसकी वोल्टेज स्टेबिलिटी चली जाएगी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आउटेज हो जाएंगे, तो भी नहीं सुधरते, इनकी भूख नहीं समाप्त होती, तो डीजल जनरेटर चालू कर देते हैं कि 24 घंटे बिटकॉइन माइनिंग करनी है। तो कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए ईरान देश ने बिटकॉइन माइनिंग पे प्रतिबंध लगा दिया, और भी कुछ देशों ने ऐसे कदम उठाए। तो बिटकॉइन अपनाने का या हासिल करने का जो पहला तरीका है सॉफ्टवेयर से माइनिंग करो, खराब क्यों है? बिजली की बर्बादी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन, कितने सारे कंप्यूटर आप ये खराब हो जाएंगे इसी में। ग्राफिक कार्ड के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन ऐसी चीज है वो सीपीयू से ज्यादा आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू, उससे उसका सॉफ्टवेयर ठीक चलता है। तो बीच में बिटकॉइन माइनिंग का ऐसा मास हिस्टेरिया, मतलब सामूहिक पागलपन चला कि समझो जो 20,000 का ग्राफिक कार्ड आता है उसे लाख लाख रुपए के हो गए। अभी आप इतने कंप्यूटर लगाओ तो आपको हो सकता है 2 महीने बाद एक बिटकॉइन मिले। आप जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है। नॉर्मल कंप्यूटर कैसा होता है, 0-1 बाइनरी कैलकुलेशन। क्वांटम कंप्यूटर में सब फिजिक्स की क्वार्क या जो भी ऐसा कुछ है उसमें काम करता है। तो गूगल और बाकी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर इन्वेंट कर रही है। अब उसमें कोई हैकर क्वांटम कंप्यूटर में अगर कमांड दे देगा तो ये बाकी के सारे बिटकॉइन उसको वो एक्वायर कर लेगा, या आपका कंप्यूटर हैक करके आपका सारा बिटकॉइन उसके हाथ में आ जाए, ये सब डेंजर भी इसमें है। तो बिटकॉइन हासिल करने का पहला तरीका माइनिंग है, एंड इट हैज प्रॉब्लम्स। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई हमारे पास इतना कंप्यूटर हैवी है नहीं, बिटकॉइन हमें भी चाहिए। तो जिसके पास बिटकॉइन है, मान लीजिए भाई साहब के पास है, आप उसको कहो मैं आपको 5,000 साड़ियां बेचता हूं, उसके बदले आप मुझे बिटकॉइन दे दो। उसको जरूरत होगी तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से वो आपके साथ डील कर सकता है। सो सेकंड वे टू एक्वायर बिटकॉइन इज बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल हु हैव बिटकॉइन, कि मैं कोचिंग सर्विस सामने वाले को मुझे बिटकॉइन में पैसा दे दो, उस तरह से मैं बिटकॉइन कमा लूं। अब ये खराब क्यों है? तो फिर मान लीजिए कोई ड्रग पेडलर पेटीएम की मदद से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और गंजरियों को गांजा और चरस सब बेचता है, क्या पुलिस इसको पकड़ सकती है? जब हाँ, क्योंकि पेटीएम आपके मोबाइल के साथ और आपका मोबाइल में आईएमईआई नंबर, जीपीएस, कॉल ट्रेसिंग सब हो सकता है। तो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, शॉपिंग के लिए, जब तक रुपया और रुपये के साथ जुड़े ऐप्स आप यूज करते हैं तो सरकार उसको ट्रेस कर सकती है। ये जो बिटकॉइन है वो ऐसी चीज है कि उसके ऐप्स आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सबको या तो स्टोर नहीं करते, या स्टोर करते तो ऐसा एन्क्रिप्टेड स्टोर करते हैं कि कोई निकाल नहीं सकता। तो फिर जो ड्रग पेडलिंग में इसका यूज होगा, पुलिस पकड़ नहीं सकती, पकड़े तो गुनाह साबित नहीं कर सकती, ये सब तकलीफ हो सकती है। अब कुछ लोग ये भी झंडा उठा लेते हैं कि भाई मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है, तुम ये सब बोल रहे हो लेकिन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये सब ट्रेस कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन यूपीएससी ऐसा एक टाइगर जेम्स बॉन्ड, वो क्या जेम्स बॉन्ड में एक एम या क्यू या कोई ऐसा है, वो सब ऐसे गैजेट इन्वेंट करता है, कंप्यूटर हैकिंग उसकी भर्ती नहीं है भाई, आईएएस की भर्ती है, उसमें पूछो जनरल साइंस में पूछता है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट कि हां इसको ट्रेस करना, रिकॉर्ड करना मुश्किल है। बीच में मुकेश अंबानी के घर के बाहर किसी ने गाड़ी में बॉम्ब रख दिया और कहा हमको फिरौती दो, रुपये में नहीं, डॉलर में नहीं, गोल्ड में नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं, हमको बिटकॉइन में तुम रैंसम यानी फिरौती दो। क्यों? क्योंकि अपराधी को भी पता है कि रुपया तो ट्रेस हो जाएगा सीरियल नंबर वगैरह से, लेकिन बिटकॉइन मिला कोई हमें पकड़ नहीं सकता। तो ये दिखाता है कि इलीगल एक्टिविटीज में इसका उपयोग बढ़ रहा है। भारत में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ग्राहक सुरक्षा कानून है। तो ग्राहक सुरक्षा कानून में कैसी बात होगी कि आपने रुपया देकर कुछ सामान खरीदा है तो इंसाफ हो सकता है, मैंने बिटकॉइन देकर सामान खरीदा है तो वो सब लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, तो शॉपिंग स्कैम हुए आपको न्याय कोर्ट में दिलाना मुश्किल हो जाए। दूसरा, जो भी मान लो ये साड़ी बेच रहा है और बिटकॉइन में पेमेंट ले रहा है, तो सरकार इस पे जीएसटी, इनकम टैक्स ये सब लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बिटकॉइन वाले सब ट्रांजेक्शन में एनक्रिप्टेड होता है डेटा, निकालना मुश्किल है, तो सरकार का लॉस है। अब एक शब्द बीच में चर्चा में, बिटकॉइन हाल्विंग, वो मामला क्या समझते हैं? देखिए कल हमने देखा था वीजा मास्टर कार्ड, तो पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन आप जो भी शॉपिंग करो, घूमने जाओ, कार्ड दे दो, शॉपिंग कर लो। तो ये पूरा नेटवर्क जो वीजा मास्टर कार्ड चला रहे हैं मुफ्त में नहीं चला रहे, मर्चेंट पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाली फी लेते हैं, कस्टमर पर एनुअल कार्ड मेंटेनेंस फीस लेते हैं। तो ये हो रहा है। अब आप सोचिए कि अगर बिटकॉइन से आप शॉपिंग कर रहे हैं और सामने वाला मान लीजिए बिटकॉइन को करेंसी मानता भी और आपका बिटकॉइन लेके आपको जो भी आईफोन दे देता है, तो ये पूरा डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ, उसके पीछे भी तो सर्वर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल, कंप्यूटर कोडर सब लोग लगे हैं, उसको कौन पैसा देगा? क्योंकि इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट और एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस फीस तो है नहीं बिटकॉइन में। तो नेटवर्क कौन चला रहा है बिटकॉइन का? जवाब है बिटकॉइन नेटवर्क चला रहे हैं ये माइनर्स। जो आप मैंने आपको शुरू में बताया कि आप माइनिंग कर रहे हैं, असल में आप जब माइनिंग कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये डेटा क्यूब को एक्टिव रख के सबके ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन इन्वेंट किया तो उसने ये सब माइनर्स को कहा था कि देखो तुम ये सब करते रहो और उसके बदले में मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा। पेमेंट कैसे दूंगा? तो बिटकॉइन में उसने कोड बना रखा है कि आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो इसका पूरा ट्रांजेक्शन है वो बिटकॉइन के जो भी सर्वर में कहीं डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जो माइनर्स है जिन्होंने अपने कंप्यूटर में इसके सॉफ्टवेयर लगा के रखे हैं वो सब इसको इंटीग्रेट करते रहते हैं। और उसके बदले सतोशी नाकामोटो पूरी सिस्टम ऐसी बना के गया कि हर नेटवर्क चलाने वाले ऐसे व्यक्ति को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50 बिटकॉइन मिलेंगे। तो मान लो हर महीने इसको 50 बिटकॉइन माइनिंग करने वाले को आ रहे हैं, लेकिन फिर सतोशी नाकामोटो ने वो ऐसी सिस्टम बनाई कि हर 4 साल में आपका ये कमीशन जो है मैं काट दूंगा। तो फिर 2009 में सबको 50-50 बिटकॉइन मिलते थे, 2012 तक पहुंचो तो आधे, मतलब 25-25 मिलेंगे हर महीने, करते करते हर 4 साल में पहले से आधा कमीशन मिलेगा। तो इसे कहा जाता है बिटकॉइन हाल्विंग। इसको भी पूरा याद नहीं रखना है कितने साल में आधा हुआ या क्या हुआ, सिंपल टर्म कि ओके बिटकॉइन का पूरा ट्रांजेक्शन डेटा मेंटेन करने के लिए जो माइनर से उनको कमीशन मिलता है और हर कुछ सालों में वो आधा आधा कट हो जाता है, जिसे कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग।
तो मैं आपको बता रहा था कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया। एक्वायर करने का पहला तरीका है कि आप माइनिंग कर लो, लेकिन उसके लिए पावरफुल पीसी चाहिए। आप दूसरा कर लो सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अब एक तकलीफ है, मैं कोचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे बिटकॉइन दे दो, लेकिन सामने वाला के मुझे कोचिंग लेना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं उसको रुपया दे दूँ, भाई आप रुपया ले लो, लेकिन मुझे बिटकॉइन दे दो। तो तीसरा तरीका है बाइंग द बिटकॉइन यूजिंग डॉलर्स और रुपीस। सपोज कोई आदमी कहे देखो मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ, बदले में तुम मुझे एक बिटकॉइन दे दो। ये तीसरा तरीका हो सकता है। अब असल में इसके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, शेयर बाजार जैसा है कि इन्वेस्टर को कितना यकीन है कि ये और ऊपर जाएगा, बोल के और इन्वेस्टर आएंगे तो और ऊपर जाएगा। अब आप कहें ठीक है कोई नहीं, हम रुपया देके बिटकॉइन खरीद लेंगे। तो इसके अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज। तो क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे ये यूनो कॉइन और बीएनसी और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब उसमें आप सब खरीदने जाओ तो मान लो वो बताया कि 42 लाख रुपीज़ है, और सामने कोई बेचने आए तो उसको देंगे 39। आपका ये दोनों के बीच डिफरेंस क्यों सेम क्यों नहीं है? भाई वैसा जब आप बुक स्टोर से किताब खरीदते हैं तो 100 रुपए की देता है, लेकिन जब आपका कॉलेज का सेमेस्टर खत्म हो गया उसको आप रिटर्न करते हैं कि सेकंड हैंड में ले ले भाई, तो आपको 100 नहीं देगा 60 देगा। उसका खरीदने बेचने का भाव अलग होता है क्योंकि बीच में उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो बिटकॉइन कैसे जो एक्सचेंज है जहाँ ऑनलाइन आप खरीदते बेचते हैं बिटकॉइन, हाँ हो सकता है, बट बाइंग सेलिंग के भाव अलग होते हैं। अब ये भी खराब क्यों है? मान लीजिए ये काफी सही है, जो भी बदमाश है उसे भारत में अपने आतंकी स्लीपर सेल को पैसा भेजना है। एक तरीका ये था कि वो डॉलर लेके जाता वेस्टर्न यूनियन कंपनी में और कहता है ये हमारा बेनिफिशियरी, उसको भारत में भेज दो, तो कर सकते थे। लेकिन इसमें तकलीफ ये है कि ये भाई साहब जब वेस्टर्न यूनियन की इंडिया की ऑफिस में जाएगा तो उसका पान कार्ड आधार कार्ड सब मांगेंगे। ऊपर से आप देखो लेट मी जूम इन, लेट मी मोर जूम इन, ये भाई पैसा उठाने ये क्या दिख रहा है आपको, तो सीसीटीवी है भाई, तो पकड़ा जाएगा। तो इसमें टेरर फाइनेंस का पैसा वेस्टर्न यूनियन से भेजना है तो डेंजरस है। तो आप ही से दूसरा रास्ता निकाले कि वो जाके पहले डॉलर देके बिटकॉइन खरीद ले ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पे जहाँ पर सब डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, जल्दी पकड़ना मुश्किल है, और फिर अपने इंडियन स्लीपर सेल एजेंट को वो बिटकॉइन ट्रांसफर कर दे मोबाइल ऐप के जरिए, जो भी ट्रेस करना मुश्किल है। फिर ये इंडियन एजेंट वो कोई फर्जी अकाउंट बना के वापस वो बिटकॉइन सेल कर दे और पैसा रिकवर कर ले, ऐसा कुछ काम हो सकता है। तो ये सब टेरर फाइनेंस में मिसयूज हो सकता है बिटकॉइन, ये इसका तीसरा खतरा है। कुछ लोग वापस जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे कि नहीं मैंने कंप्यूटर साइंस किया है और उसमें ये सब टेररिस्ट विड्रॉ करेगा तो बैंक अकाउंट में आईपी एड्रेस फला का। अगेन भाई सिंपली एक्सेप्ट इट कि इट कुड बी मिसयूज्ड फॉर टेरर फाइनेंस। ये सरकार की आरबीआई की खुद की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो कबूल करो, वकील मत बनो। अब ये जो बिटकॉइन खरीदने का तीसरा तरीका है कि आप डॉलर या रुपया दे दो और बिटकॉइन खरीद लो, तो इसके तो भाव ऊपर नीचे जाते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाले और आपके बीच क्या स्पेकुलेशन सट्टा चल रहा है। किसी दिन मुझे लगे कि नहीं इसका भाव ऊपर जाएगा तो मैं खरीदता हूँ, सामने किसी दिन जिसके पास बिटकॉइन है उसको डर लगे कि ये तो इलीगल हो जाएगा, सरकार कानून बना रही, तो मैं सस्ते में बेच के भाग जाता हूँ। तो अप डाउन चलते रहते हैं। बीच में 2022 में ऐसा हुआ कि इसका भाव बहुत क्रैश हो गया कि मान लो $35,000 ओनली, और ये काफी टाइम तक हिल ही नहीं रहा था ग्राफ। तो लोगों ने कहा देखो क्रिप्टो विंटर आ गया है, विंटर में क्या होता है सब चीजें जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, इसका भाव फ्रीज हो गया $35,000, ये सब बर्बाद है ये चीज। फिर ये हुआ कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया और ट्रंप बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी का हिमायती है, तो इन्वेस्टर को लगा इसमें पैसा लगाते हैं क्योंकि और लोग इसको खरीदने आएंगे, तो मैं आज $1 लाख में खरीद लेता हूँ, कल दूसरा आएगा बकरा उसको मैं $1.5 लाख में बेच दूंगा, करते करते $1 लाख या उससे भी ऊपर बिटकॉइन का भाव चला गया है। कुछ लोगों को प्रश्न होगा तो भाई बिटकॉइन का भाव ऊपर नीचे क्यों होता है, और अगर पब्लिक को पता है कि खराब चीज है तो वो उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण 3-4 है। मैंने आपको बताया कुछ लोग हैं एनार्किस्ट और शासनवादी, वो सैद्धांतिक रूप से ऐसे हो गए हैं कि नहीं हमको डॉलर लेना नहीं है, हम उसका बहिष्कार करते हैं, हम बिटकॉइन यूज करेंगे। तो ऐसे लोग जब तक गेम में है तब तक बिटकॉइन चलता रहेगा। सेकंड, कुछ लोग स्पेकुलेशन सट्टा मारने आ जाते हैं कि आज मैं खरीदता हूँ $1 लाख में, कल $1.5 लाख का हो जाएगा, तो कोई और आ जाए मैं $1.5 लाख का खरीदता हूँ, कल $2 लाख का हो जाएगा। तीसरा, टेररिस्ट, नार्को ड्रग स्मगलर्स, उन लोगों को पैसा जो छुपाना है वो लोग भी खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। बीच में इलॉन मस्क इसके लिए पॉजिटिव कमेंट कर देता है कि देखो मेरी टेस्ला कार खरीदनी है तो डॉलर में भी मैं तो पेमेंट लूंगा, तुम कहो तो बिटकॉइन में भी मैं तो पेमेंट ले लूंगा, तो लोगों को लगे इन्वेस्टर को बिटकॉइन अच्छी चीज होगी तो और मास हिस्टेरिया सामूहिक पागलपन बढ़ता है वगैरह वगैरह। नाउ मान लीजिए ये जो ऑयल है, मतलब क्रूड ऑयल कभी $100 का होता है, कभी 70 का होता है, तो हमने क्या करना चाहिए? जब सस्ता मिल जाए तो ज्यादा खरीद लेना चाहिए क्रूड ऑयल, दुबई से, सऊदी अरब से, और कहीं गुफा में उसका स्टोरेज बना देना चाहिए ताकि जब इमरजेंसी होगी तो हम महंगा बाहर से नहीं खरीदेंगे, अपना यूज कर लेंगे। तो इसे हम क्या करें? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। इसके बारे में थर्ड पिलर में इंटरनेशनल ट्रेड में देखेंगे। तो ट्रंप ने ये सोचा कि ऐसा मैं बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना देता हूँ, वैसा कि या तो सरकार खरीद ले, डॉलर देके बिटकॉइन खरीद ले अमेरिकन सरकार, या बहुत सारे वहाँ पर जो क्रिमिनल है, नार्को ड्रग ट्रेड करने वाले, बहुत सारे लोग जिन्होंने टैक्स नहीं भरा था लेकिन पैसा ब्लैक मनी बिटकॉइन में छुपाया था, तो इन सबसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिटकॉइंस जब्त किए हैं। तो जो जब्त किए हैं वो सब तिजोरी में रखेंगे, उसे कहेंगे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। हालांकि उसमें और भी डॉज कॉइन और 25 जात की और भी करेंसी रख सकते हैं, तो बोलने की बात है कि बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इससे क्या फायदा है? 2 फायदे। पहला, मान लो ट्रंप ने ये जो अपराधियों से कॉन्फिस्केट किया, जब्त किया क्रिमिनल से, तो अमेरिकन सरकार का कॉस्ट प्राइस क्या है? $0। पैसा तो दिया ही नहीं ना, सीधा जब्त ही कर लिया तुम्हारे पास जो बिटकॉइन था क्रिमिनल के पास। अब वो अगर उसको $1 लाख में बेचेगा सेलिंग प्राइस, तो पूरा $1 लाख उसका प्रॉफिट है अमेरिकन सरकार का। और इससे फायदा क्या? सरकार की फिस्कल डेफिसिट सॉल्व हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, वो ऐसा कि सरकार की इनकम कम हो, एक्सपेंस खर्चे ज्यादा, तो बीच में जो लॉस होता है नॉर्मली वो लॉस भरने के लिए सरकार ने पैसा लोन में लेना पड़ता है, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन अगर इतना प्रॉफिट बिटकॉइन का ही हो रहा है तो लोन कम लेना पड़ेगा। फिर वो फिस्कल डेफिसिट हम लोग पिलर 2B में देखेंगे, मतलब उधर पहुंचेंगे समझो 1.5 महीने बाद। ओके, तो वी आर डन विद बिटकॉइन हासिल करने के 3 तरीके। अब यहाँ पर थोड़ा और पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, एक ब्लॉक खत्म हो जाए हमारा। आरबीआई का क्या रुख है? आरबीआई का क्या रुख होगा? देखो आरबीआई कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या चाहेगी? हमारा रुपया चलना चाहिए। ये दूसरा बिटकॉइन चला तो हमारा वर्चस्व कम हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा, ईगो से भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि अगर पब्लिक रुपया नहीं और बिटकॉइन यूज करे तो सरकार टैक्स कैसे वसूलेगी? वो सब ट्रेस करना मुश्किल है। उसी तरह स्वाभाविक है आरबीआई वो सरकार का पब्लिक डेट मैनेजर है कि सरकार के घाटे का सब स्थापन वो करता है, तो भी देखा सरकार का टैक्स कम आ गया तो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी ये सब मैनेज करने में। सो आरबीआई वुड आल्सो नॉट वांट कि पब्लिक बिटकॉइन यूज करे। अभी मैंने आपको बताया बिटकॉइन हासिल करने का तीसरा तरीका क्या है कि आप किसी को रुपया दे दो और उससे बिटकॉइन ले लो। ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे यूनो कॉइन, बीएनसी वगैरह, ऐसी वेबसाइट पर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए एक इंडियन फैमिली है, उसने 40 लाख रुपए ऑनलाइन किसी को दिए यूनो कॉइन या बीएनसी वेबसाइट द्वारा, और वो भाई साहब ने इंडियन फैमिली को एक बिटकॉइन दिया। अब यहाँ पर समझो आरबीआई कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। आपने ऑनलाइन पैसा भेजा 40 लाख, तो भाई नेफ्ट आरटीजीएस किया होगा, तो आपका तो अकाउंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और सामने वो भाई साहब ने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया तो उसका भी नेफ्ट आरटीजीएस कोई बैंक में अकाउंट होगा। अब जैसे बैंक में पैसा है तो स्वाभाविक है आरबीआई इधर इन दोनों को तो कंट्रोल कर सकती है। तो 2018 में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने सब ऑर्डर जारी किया कि किसी भी बैंकर ने ऐसी कोई भी यूनिकॉर्न, बीएनसी वगैरह, बिटकॉइन वगैरह बेचने वाली कोई वेबसाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा है। मतलब आप जब पेमेंट का कमांड दोगे तो इधर ही एरर आ जाएगा और उसका भी सामने पेमेंट का सब एरर आ जाएगा, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये सब आरबीआई का रुख था 2018 में। अब ये सब होगा कि जो यूनिकॉर्न वेबसाइट चलाता है जहां पर आप ऑनलाइन बिटकॉइन खरीदते हैं, उसका सैड इमोजी हो जाएगा, आप तो मेरी वेबसाइट बंद करा दोगे। तो स्वाभाविक है ऐसे सब वेबसाइट चलाने वाले
सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने ये शिकायत की कि देखो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लाइफ वगैरह, तो हमारा राइट टू बिजनेस भी है, हमें धंधा करने का हक है, तो हम बिटकॉइन बेचने का धंधा करते हैं। कोई कानून में ऐसा नहीं लिखा कि ये इलीगल है। देखिए, ड्रग स्मगलिंग इलीगल है क्योंकि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, पायरेसी इलीगल है, बहुत सारी चीजें इलीगल है क्योंकि उसके कानून है। बिटकॉइन भारत में इलीगल, ऐसा कोई कानून ही नहीं बना अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात तो बराबर है। तो अब एक तरफ कॉस्ट है, कॉस्ट क्या, इन सबका राइट टू बिजनेस आप कम कर दो, सामने बेनिफिट भी है कि ये सब बिटकॉइन बंद करा देंगे तो ये टेरर फाइनेंस और बाकी 2 नंबर के काम कंट्रोल में रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि प्रोपोर्शन क्या है, या चूहा मारने के लिए तोप का इस्तेमाल हो रहा है या चूहा मारने के लिए नॉर्मली कोई आप टूल यूज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट जजमेंट ये आया कि भाई जो बेनिफिट है पब्लिक सेफ्टी वेलफेयर और टेरर फाइनेंस, वो सबके मुकाबले जो आप बलिदान दे रहे हैं, इन सबका राइट टू बिजनेस उसका हनन कर रहे हैं, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देखते हुए बिटकॉइन पे लगे इस बैन को हटा दिया। तो हटा दिया तो फिर अब क्या होगा? तो अभी बिटकॉइन खरीदना बेचना कोई इलीगल काम नहीं है, सरकार उस पर टैक्स लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा तुम लगे तो कोई ढंग के रूल्स रेगुलेशन बना लो कि जिसको बिटकॉइन खरीदना है वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर लिखाए वगैरह। तो ऐसी धीरे धीरे सब प्रोसेस चल रही है। ये सारी कहानी आपके हैंडआउट में ग्राफिक्स के जरिए दी है। असल में तो 5 मिनट पढ़ने का मुद्दा है, लेकिन मुझे आधा घंटा आपको बताना पड़ा क्योंकि पहली बार तो सुनना पड़ेगा ना। 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा और पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन था उसको कैंसिल करा दिया। अब सरकार का क्या रोका? ठीक है, तो फिर हम बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट मानेंगे और इसमें जो व्यक्ति को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे, और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है उस पर 1% टीडीएस लगाएंगे। अब आपका ये टैक्स और टीडीएस क्या है, नीड नॉट वरी, वो पिलर 2 में देखेंगे 1.5 महीने बाद। अभी वो समझने बैठे टैक्स और टीडीएस क्या है तो उसमें 15 मिनट जाएंगे तो अपना मेन काम रह जाएगा। अभी के लिए मान लो कि यहाँ टैक्स लगेगा। पैरेलली सरकार एक बिल पे काम कर रही थी, विधेयक जिसको कानून बाद में बनाएंगे कि हम बिटकॉइन को बैन कर देते हैं, लेकिन वो कानून अभी तक बना नहीं है और मुझे नहीं लगता बनेगा क्योंकि पूरी दुनिया में बिटकॉइन की धीरे धीरे ऐसी स्वीकृति बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में कि अब सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको बैन करना। तो मैंने आपको सरकार का क्या रोके कि हाँ भाई तुम बिटकॉइन खरीद लो, लेकिन तुम्हें उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स और 1% टीडीएस लगेगा। ये मामला क्या है हम लोग देखेंगे पिलर 2 बजट टैक्सेशन में। अभी हम लोग कहाँ हैं? पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस और उसके भी पहले चैप्टर पिलर 1A1 में। अब कुछ लोग इधर वापस झंडा उठाएंगे, भाई तुम कब से तो ये बोल रहे हो कि बिटकॉइन को ट्रेस करना मुश्किल है और अभी तुम बोले सरकार कह रही है 30% टैक्स लगाएगी, तो कैसे लगाएगी जब ट्रेस करना मुश्किल है? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, मैं सहमत हूँ। और सारे क्रिटिक्स का भी यही कहना है कि सरकार जो बोल रही है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीद लिया है अब वो बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो सारा पनामा या मॉरिशस या केमन आइलैंड में एक आईडी बना के वहां से सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसको सरकार ट्रेस ही नहीं कर सकती। तो असल में ये टैक्स लगाना मुश्किल है, ये सब कागज पे बोलने की बात है कि हम टैक्स लगाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे का इस सब पे क्या कहना है? इकोनॉमिक सर्वे भी यही कहता है बिटकॉइन डेंजरस है, इसमें सब स्कैम होते हैं। वो क्या स्कैम, हम पढ़ने नहीं बैठे हैं, सब स्कैम होते हैं, पैसा लगा और वेबसाइट बंद हो जाती है और फिर आपका बिटकॉइन को लेके भाग जाता है। इसके प्राइस काफी वॉलेटाइल है, कभी $1,00,000 कभी $30,000 हो जाता है। इसमें लोग पैसा लगाकर फिर टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स इवेजन और बिजली की बर्बादी, और इन सब के खिलाफ हमें ग्लोबल कोऑपरेशन, वैश्विक सहकार की जरूरत है। जो बिटकॉइन खरीदने हैं तो रुपया देके भी खरीद सकते हैं, लेकिन समझो जिनको 2 नंबर के काम करने हैं तो पहला प्रेफरेंस होगा कि डॉलर में हम पैसा छुपाते हैं और फिर उन डॉलर में से भी बिटकॉइन खरीद के और पैसा छुपाते हैं। तो जैसे जैसे बिटकॉइन का उपयोग बढ़ेगा, लोगों द्वारा डॉलर का उपयोग बढ़ेगा कि हम रुपये करेंसी को नहीं मानते, रुपये का डॉलर ले लो और फिर डॉलर को मॉरिशस के आइलैंड कहीं से हम लोग उसका बिटकॉइन लेंगे। तो आरबीआई वांट्स क्रिप्टो कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब डॉलर का उपयोग या प्रभुत्व बढ़ जाएगा। डॉलराइजेशन क्या है, डी डॉलराइजेशन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे पिलर 3 में करेंसी एक्सचेंज में। अभी हम लोग पिलर 1A में है। तो क्रिप्टो करेंसी तक समझ लिया, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब ब्रेक के बाद समझेंगे। तब तक कल रात तक हमने जो पढ़ा था उसमें से आप पीवाईक्यू ट्राई करो, नेफ्ट आरटीजीएस का क्या हिसाब है, इसका हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी जटिल हो जाएगा, अभी तो जाता है तो 5 मिनट देन वी विल सॉल्व इट। 2025 में पूछा। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. हाँ तो मित्रों आप क्या सोचते हैं एफटीजीएस के बारे में? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। राघव, गौरव, विधि, मानसी, कशिश, सागरी, रमन, मेघा, विशेष, पद्मनाभ, अभिषेक, कुणाल, दृष्टि, हर्ष। देखिए आप एबीसीडी टिक करो, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, मुझे अलग से सिस्टम दिखाता है। महक, हर्षिता, शशांक, सचिन, शांत, सौम्या, खुशबू, रोशन, मुकेश, साक्षी, कौशिक, मीनाक्षी, जहीदा, सुमित, अमर, योगेंद्र, अविशा, फिर यश, ऋचा, साक्षी, मोहम्मद, दीपक, प्रशांत, सयान, अयाज, विश्वरंजन, राजप्रताप। इन करेक्ट आंसर्स। कल हमने देखा नेफ्ट आरटीजीएस क्या है। पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी है, आरबीआई चलाती है। पहले ये था कि मान लो 10,000 ट्रांसफर करते तो उसमें क्या था, 25 रुपये फी लगेगी, 25 रुपये पे सरकार कहती जीएसटी लगेगा। और ये नेफ्ट आरटीजीएस में ये था कि वीकेंड पे सैटरडे संडे छुट्टी भी रखते थे। तो पहले ये था, फिर 2019 में उन्होंने रिफॉर्म लिया कि ट्रांजेक्शन पर कोई फीस नहीं है और 24 घंटे ये सब अवेलेबल है, कोई ऐसा शनि रवि की छुट्टी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि नहीं उसमें फी लगती है, वो सब गलत है। ऑपरेटिंग आवर्स रिस्ट्रिक्टेड है, ये भी गलत है 24 घंटे। तो सेकंड थर्ड रॉन्ग, तो बाय नेशन आंसर इज ओनली वन करेक्ट। ये 2025 में पूछा, मतलब जो घटना 2019 में हुई 2025 में उन्होंने पूछी। मेरे मटेरियल में थे कितना 19 20 21 22 23 24 25 6-7 साल से मेरे तो हर एक क्लास और हैंडआउट में मैंने ये पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया? क्योंकि यूपीएससी की जब आप बाकी परीक्षाएं देखते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, इंजीनियरिंग वगैरह, तो वो आगे पीछे पूछते रहते हैं। सो यस उसके प्रोफेसर का ध्यान है इस चीज में, इसलिए मैंने रखा है। ज्यादातर कोचिंग वाले और बुक वालों के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सो यस माय मटेरियल इज बल्कि बिकॉज इट गिव्स अ बेटर स्ट्राइक रेट। फिर आप लोगों ने इधर फीस देकर एडमिशन लिया, इसका मतलब आपको तो श्रद्धा है, यू हैव द फेथ, लेकिन मैं फिर भी इसको रिट्रेट कर रहा हूं ताकि पीछे साबित करूं देखो मेरे मटेरियल से आया, ताकि श्रद्धा बनी रहे। फिर ये नहीं होना चाहिए 3 महीने बाद नहीं तो बहुत लंबा हैंडआउट है, कुछ और पढ़ लेते हैं। इफ यू डू दैट तो फिर आपकी श्रद्धा चली गई, श्रद्धा चली गई तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। दिस इज जस्ट लाइक मेडिसिन, दवा पे तभी असर होता है जब डॉक्टर में श्रद्धा होगी। और भी एमसीक्यू हैं वो हम दूसरे ब्रेक में देखते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम देख रहे थे क्रिप्टो करेंसी। मतलब बिटकॉइन एक चीज है, ऐसे और भी इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन वगैरह। मैं सिर्फ बिटकॉइन इसलिए बोलता हूं ताकि तुरंत आप विजुलाइज कर सके, इसलिए मैं हर बार क्रिप्टो करेंसी नहीं बोला। तो बिटकॉइन हासिल करने के 3 तरीके देखे। बिटकॉइन पर आरबीआई और सरकार को वैसे तो बहुत पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चलाते रहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे एक सॉफ्टवेयर बना अनरियल इंजन। अब ये सॉफ्टवेयर का आप कैसे यूज करें वो आप पे निर्भर है। ये अनरियल इंजन से सब एकदम खूंखार वायलेंट वीडियो गेम्स बना के आप बच्चों का दिमाग ब्रश कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इंजीनियर आर्किटेक्ट्स इसी अनरियल इंजन से सब इंटीरियर डिजाइन करते हैं और एकदम असली मकान कैसा दिखेगा अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, ताकि वो उस हिसाब से अपना बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उपयोग हैं सॉफ्टवेयर, तो एक ही अनरियल इंजन। सिमिलरली ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये असल में डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। अब जिसकी इच्छा हो जाए इसका मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल करना है तो बिटकॉइन उससे बना ले, उसमें भी टेरर फाइनेंस, वो सब कैसे मैं डेटा इंक्रिप्ट करूं, ये सब 2 नंबर के काम हो सकते हैं। और कोई सोचे कि पॉजिटिव यूज करना है तो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सारा पब्लिक डेटा मैनेजमेंट, लोगों की कार ओनरशिप, आधार कार्ड, किसके पास कितनी जमीन है, मार्कशीट, सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज हो सकते हैं, वो आदमी के एथिक्स पर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? लेकिन नॉर्मली हम जब डेटा स्टोर करते हैं कोई एक सिंगल हार्ड डिस्क में, कोई एक सिंगल सर्वर में, लेकिन इसमें साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, हैकिंग, ये सब का डेंजर रहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी डेटा तो स्टोर करती है, लेकिन एक से ज्यादा कंप्यूटर्स में पूरी दुनिया में वो फैला देती है उस डेटा को। तो इस नोड पर भी है, इस नोड पर भी है, इस नोड पर भी है। तो मान लो ये कंप्यूटर बंद हो गया, ये हैक हो गया, फिर भी यहाँ से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। वो जैसे टॉरेंट्स काम करते हैं ऐसा वो है। टॉरेंट क्या है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। तो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्निक है। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इससे आप किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट डेटा है, नंबर डेटा है, व्हाटएवर यू वांट टू स्टोर। इससे आप क्रिप्टो करेंसी का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन का सारा डेटा स्टोर होता है कि देखो 1 जनवरी को 50 बिटकॉइन इशू किए गए थे और यूजर ने उसमें से 1 बिटकॉइन से ये शॉपिंग किया था। तो पूरी जो ट्रांजैक्शन चेन है ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर होती है। अब इसे हम डिजिटल पेमेंट और इकोनॉमी को कैसे मदद कर सकते हैं? मान लीजिए सोल्जर को कश्मीर से कन्याकुमारी अपनी फैमिली को पैसा भेजना है। पुराने जमाने में पोस्टल मनी ऑर्डर करते थे, मतलब सोल्जर कश्मीर में जाएगा, कश्मीर में पोस्टिंग है तो कश्मीर की पोस्ट ऑफिस में वो मान लो 5,000 रुपये देगा, उस पर डाक विभाग 50 रुपये कमीशन मांगेगा और फिर वो उसकी फैमिली को धीरे धीरे 1-2 हफ्ते बाद पैसा ट्रांसफर करेगा। आपके आज की तारीख में तो मैंने आ गया ना, कल मैंने देखा यूपीआई पेटीएम है, इट इज देयर। पर उसमें सब डेटा में मान लो सेंट्रलाइज सर्वर हो तो हैकिंग का, डिसरप्शन का खतरा रहता है। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज है, एक से ज्यादा कंप्यूटर में फैला हुआ है तो ज्यादा सिक्योर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब क्या? डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट मेंटेन्स कंटीन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे विकिपीडिया है तो डेली नए नए फिल्मों के आर्टिकल्स, नए नए चीजों के आर्टिकल्स सेंड होते रहते हैं। पुराने आर्टिकल आप एडिट कर सकते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप सब कमांड दे दो, नहीं पुराना डेटा कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कंटीन्यूअसली नया डेटा वो वगैरह। तो डिपेंड करता है वो आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करें। अब कुछ लोग इधर झंडा उठाएंगे कि देखो एक तरफ तुमने ये कहा ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर होता है, तो डेटा स्टोर होता है तो टेरर फाइनेंस, इलीगल एक्टिविटी सब कुछ हम ढूंढ सकते हैं ना बिटकॉइन का। भाई समझो वो इंक्रिप्टेड डेटा है। विकिपीडिया पेज है, एचटीएमएल है, आपका जीमेल का पेज है वो भी एचटीएमएल है। तो मैं विकिपीडिया तो देख सकता हूं, आपका जीमेल मैं नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि आपका जीमेल एचटीएमएल तो है लेकिन उसके ऊपर एन्क्रिप्शन है। तो ब्लॉकचेन तो नीचे वाली चीज है एचटीएमएल जैसी, उसके ऊपर एन्क्रिप्शन होगा तब बिटकॉइन का सब ट्रांजैक्शन नहीं देख पा रहे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसे सब सरकारी रिकॉर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज करेंगे, बहुत ही सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव है। ऐसी सब पॉजिटिव बातें चलती हैं, मेंस में उसको और समझेंगे। तो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन का जितना जानना था मैंने आपको बता दिया। मतलब ये जो पावर पॉइंट है तो इसमें वीडियो नहीं चल सकता, एनिमेशन नहीं चल सकते, स्टैटिक इमेजेस है तो स्टैटिक इमेजेस डाल के जितना समझा सकता था आसानी से मैंने समझा दिया। कुछ लोग के मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो फिर उनको मैं ये कहूंगा भाई तो यूट्यूब पे आप एनिमेशन वाली वीडियो देखो तो आपको ज्यादा विजुलाइज कर पाओगे, लेकिन वो कि आपके टाइम का बेस्ट उपयोग नहीं है, क्योंकि रटना तो यही है जो हैंडआउट में दिया है। नाउ ग्लोबल लेवल पर क्या क्या कोऑपरेशन और इनोवेशन हो रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो एक से ज्यादा लीगल टेंडर मानते हैं। कि अमेरिका के बाजू में एक मार्शल आइलैंड नाम का छोटा सा देश है, वो कहता है हम अमेरिकी डॉलर को भी अपनी करेंसी मानते हैं और अलग से एक क्रिप्टो करेंसी भी इशू करें जिसका नाम है एसओबी। अल साल्वाडोर नाम का एक देश है, उसने काम यूएस डॉलर को भी करेंसी मानते हैं और बिटकॉइन को भी मानते हैं। तो हमारे देश में टैक्स भरना है, लोन चुकाना है, आप डॉलर में दे दो, बिटकॉइन में दे दो, वी एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम। वेनेजुएला उसकी पेपर करेंसी बॉलीवार, फिर उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी इशू की पेट्रो, जिसका प्राइस उनके क्रूड ऑयल बैरल के साथ लिंक करके कुछ निकाला था। अब ये क्या क्यों कैसा है वो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक्स पुराने हो गए। जनरल नॉलेज के नाम पे याद रखना है तो जो याद रखना है मैंने आपको बता दिया। बियॉन्ड दैट बहुत इसमें दिमाग खर्च करने का फायदा नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है।
पिलर 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक नाम की एक संस्था है, उसका काम है गरीब देशों को वो लोन में पैसा देता है ताकि वहाँ पर ये वाटर, इरिगेशन, रोड, पावर प्लांट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो वर्ल्ड बैंक अगर लोन दे रहा है तो पैसा लाता कहाँ से? उसके वास्ते वर्ल्ड बैंक अलग-अलग देशों में अपने बॉन्ड इश्यू करता है। बॉन्ड में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक बार बॉन्ड इश्यू किया कि आप हमको पैसा दो, हम आपको 2% इंटरेस्ट देंगे, 2 साल बाद प्रिंसिपल वापस करेंगे और आप ऑस्ट्रेलियन करेंसी में हमें पैसा दे दो। तो ऑस्ट्रेलियन जनता ये बॉन्ड खरीदेगी, इसका नाम था बॉन्ड डैश आई और इसका जो डेटाबेस स्टोर किया गया पेन पेपर से नहीं, सेंट्रलाइज्ड सर्वर में नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोर किया गया। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ इसलिए ये फेमस चीज है। क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में सब 2 नंबर के काम हो सकते हैं, लीगल एक्टिविटी। तो यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ मीका फ्रेमवर्क बना रहा है, ओईसीडी ग्रुप सीआरएफ फ्रेमवर्क बना रहा है। इसमें बात कैसी होगी कि जो बिटकॉइन खरीद रहा है उसका पान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर स्टोर करना चाहिए वगैरह सब बातें होंगी। अलग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया बिल ऑफ राइट्स कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें जनता के भी अधिकार होना चाहिए कि आपका सब डेटा प्राइवेट सिक्योर होना चाहिए, प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए वगैरह। ये कोई बहुत ज्यादा हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे, सफिशिएंट टू नो कि ऐसा सब चलते रहता है। और भी छोटी मोटी जनरल नॉलेज है वो हैंडआउट में दिया, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट उसका वीडियो नहीं खींचना है। अब बिटकॉइन तक तो समझ लिया, अब ये स्टेबल कॉइन क्या है। स्टेबल कॉइन और बाकी जो अलग अलग इंटरनेशनल चीजें चलती है। भूटान में जब आप घूमने जाते हैं तो कहते हैं $200 टूरिस्ट फी दो पर डे। होटल और फूड का तो अलग, पर टूरिस्ट फी अलग। तो स्वाभाविक है $200 तो कौन देगा पर डे। और कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया में सब लोगों को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो फिर भूटान का नहीं, हम भाव कम करते हैं, अब $100 टूरिस्ट फी दो। फिर भी टूरिस्ट कम आ रहे हैं तो उसने कहा हाँ चलो डॉलर नहीं तो हमको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी भी चलेगा, बस आप आ जाओ हमारे देश में। ताकि जिनके पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन किसके पास होता है, या तो बहुत अमीर है या जो ये स्मगलर और नार्को ट्रैफिकिंग वाले पब्लिक है। खैर तो कोई भी आ जाओ, बना जाओ, हमको आपका पैसा दे दो। तो भूटान हैज अलाउड टूरिस्ट टू पे इन बिटकॉइंस। आपको होटल का, टैक्सी का, शॉपिंग का सब जगह बिटकॉइन भी यूज कर सकते हैं। एक तरफ ये जो भूटान है वो बढ़ चढ़ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रदूषण नहीं करना ये सब बात करता है, और दूसरी तरफ वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करने की बात करता है, जो मैंने आपको बताया इसमें बहुत बिजली बर्बाद होती है। तो इनका ये सब दोगलापन है और एक प्रकार से उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात भी नहीं। समझो अब तक भूटान में टूरिस्ट आते, डॉलर में पे करते, रुपये में, भूटान की लोकल करेंसी में पे करते, तो वो सब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे थे। तो भूटान की सरकार पर आसान था कि हमारा कौन सा टूरिस्ट गाइड या होटल का मालिक कितना कमा रहा है, उस पर कितना इनकम टैक्स जीएसटी लेना है। अब ये सब बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे तो कौन कितना कमा रहा है ट्रेस करना मुश्किल है। तो भूटान की सरकार की असल में टैक्स इनकम कम हो जाएगी। ये सब प्रीलिम में काम करना है, ये मेंस के लिए, क्योंकि पूरा दिन कुछ कुछ चलते रहता है। तो मैंने आपको बता दिया ये जितना सब देशों का एथिक्स है वो एक तरफ, और उसके ऊपर इकोनॉमी जब आ जाती है वो सर्वोपरि हो जाती है। पैसे के लिए सारे एथिक्स पर सब लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इफ यू लुक एट इंटरनेशनल एथिक्स। नाउ पाकिस्तान का भी बीच में बहुत चला कि तू पाकिस्तान में बिजली जो बनाते हैं वो गरीब लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना महंगा हो गया है। तो बिजली का क्या किया जाए। तो पाकिस्तान ने एक देखो 2000 मेगावाट हम लोग बिटकॉइन माइनिंग के लिए अलॉट करते हैं। तो किसी फॉरेनर ने आना है इधर अपना सर्वर लगाने आ जाओ, हम तुमको गारंटी देते हैं कि तुमको बिजली मिलेगी। अब कोई किसकी मती मारी गई वो पाकिस्तान जाएगा, नहीं तो समझो बिटकॉइन माइनर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प लीगलाइज तो कर रहा है लेकिन वो टैक्स लगाएगा। यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगी है क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध और बाकी समस्याएं हैं। ईरान में तो मैंने आपको बताया बिजली पे प्रतिबंध, मतलब बिटकॉइन माइनिंग पे ही लीगल बना दिया उसको। पैसे सब जो 2 नंबर का काम करने वाले हो जाएंगे पाकिस्तान और करेंगे सब। स्टेबल कॉइन पे आते हैं। हमने देखा बिटकॉइन का प्राइस तो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से कभी $1,00,000 कभी $35,000 चलता है। उसका ना शेयर बाजार ना गोल्ड या किसी चीज के साथ कोई लेन देन नहीं है। स्टेबल कॉइन थोड़ी अलग चीज है। एक बार मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक उसने ये कहा कि मैं एक नया डिजिटल करेंसी इशू करूंगा जिसका नाम होगा लिब्रा। और लिब्रा ऐसी चीज होगी जिसका भाव गोल्ड के साथ लिंक होगा। कि मान लो 1 लिब्रा का भाव होगा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो फिर स्वाभाविक है कभी गोल्ड 40,000 का है, कभी लाख का है, तो जैसे वो ऊपर जाएगा तो लिब्रा का भाव भी ऊपर जाएगा। तो ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो किसी फिजिकल एसेट फॉर एग्जांपल गोल्ड के साथ लिंक की गई है, तो इसे हम कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। ऐसे कुछ और भी है जैसे टेथर, पेप्सो, इसके नाम याद नहीं रखने। वैसा कि आपके पास एक कॉइन है तब लेके जाओ तो वो जो इशू करने वाली कंपनी है वो आपको उसके बदले डॉलर दे देगी, गोल्ड दे देगी, तो प्रॉमिस रहता है। प्रॉमिस के चलते उसका भाव स्टेबल रहता है, बहुत ऊपर नीचे नहीं होता। सो दीस आर स्टेबल कॉइन्स। तो देखिए बिटकॉइन, डॉजकॉइन वगैरह जो चीज है, क्या उसका प्राइस कोई एसेट के साथ डॉलर या रुपये के साथ लिंक है? नहीं, वो इंडिपेंडेंट चलता है। जबकि स्टेबल कॉइन ऐसी चीज है कि वहां पर किसी एसेट के साथ लिंक भी है और आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कि मार्क जकरबर्ग गारंटी दे कि 1 लिब्रा का भाव 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है ही, और मेरे आना ऑफिस में मैं आपको उतना गोल्ड दे दूंगा या उसके इक्विवेलेंट जो भी रुपया या डॉलर या कोई करेंसी दे दूंगा। तो इस प्रकार से स्टेबल कॉइन अलग चीज है, बाकी क्रिप्टो करेंसी थोड़ी अलग चीज है। अब ऐसे स्टेबल कॉइन अमेरिका में उसको रेगुलेट करने के लिए ट्रम्प ने बनाया जीनियस एक्ट। उसमें ऐसी बात है कि डॉलर के साथ लिंक किए हो, पैड मतलब लिंक किए हो, ऐसे स्टेबल कॉइन इशू कर सकते हैं। तो अमेजॉन, वॉलमार्ट ये सब कंपनियां बहुत खुश हो गई क्योंकि उनकी क्या चाहत होगी कि पब्लिक डॉलर में हमको ट्रांजेक्शन करे और हम कैशबैक के नाम पे उनको हमारे अमेजॉन स्टेबल कॉइन, वॉलमार्ट स्टेबल कॉइन दे देंगे। फिर वो फंस जाएगा क्योंकि ये स्टेबल कॉइन सिर्फ हमारे स्टोर में ही आप यूज कर सकते हैं करके जो नॉर्मल उनका आप जानते हैं कैसे वो गेम खेलते हैं सब कैशबैक डिस्काउंट वाले। सो दैट इज द प्लान। पाकिस्तान भी मौज में आ गया सब देख के। वैसे कि पाकिस्तान ने अपने शिपिंग पोर्ट्स, फिशिंग राइट सब कुछ चाइना के नाम कर दिया है। तो अब इकोनॉमी चलाने के लिए वो ये सोचता है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं, तो हम ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स एक तिजोरी में रखेंगे और उसके प्रोपोर्शन में स्टेबल कॉइन जनरेट करेंगे। फिर सपोज एक पाकिस्तानी स्टेबल कॉइन इक्वल 1 टन ऑफ व्हाटएवर लिथियम, और फिर अमेरिका और उसमें इलॉन मस्क जैसे लोग उसको कॉइन को खरीदेंगे और फिर बाद में वो चाहे तो इसकी डिलीवरी ले सकते हैं लिथियम की। ऐसा सब बड़ा गेम खेलते हैं। तो ये सब उनका गेम है। और उसमें ट्रम्प की एक कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उन्होंने सब डील किया पाकिस्तान के साथ। इसके बियॉन्ड सब एक टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का चलता है जिसमें कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, इवन इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ स्टेबल कॉइन क्या उतना जान के काफी है। आगे बढ़ो। चैटजीपीटी का मालिक है सैम अल्टमैन। उसने ये कहा देखो अलग अलग देश में आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट नंबर ये है, लेकिन वो तो आपकी नेशनल आइडेंटिटी हुई कि मैं भारत का नागरिक, भारत का मेरा ये वोटर आईडी है। ग्लोबल आइडेंटिटी सबकी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति उसका एक इंडिविजुअल नंबर, रोल नंबर या सीरियल नंबर होना चाहिए, उसका एक अलग आधार कार्ड होना चाहिए। आपके वो कैसे निकालेंगे? आपका या तो फिंगरप्रिंट ले लो, नहीं तो आपकी आंख का स्कैन, वो सबका यूनिक होता है। तो सैम अल्टमैन ये कहता है कि देखो मैंने और मशीन इन्वेंट किया है, आप आओ और अपनी आंख का स्कैन करवा लो और उसकी मदद से मैं आपको एक नया आईडी कार्ड बना के दूंगा। इसे कहा गया जो भी वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, आईडी स्कैन फॉर यूनिक आईडी। वर्ल्ड कॉइन क्यों कहा गया? क्योंकि आपको कोई रास्ते में चलते हुए तुम्हारी आंख का स्कैन करो, हम तुम्हें आईडी कार्ड देंगे, तो आप थोड़ी मानने वाले। तो ये लॉलीपॉप है कि तुम आओ और स्कैन कराओ, तो उसके बदले मैं तुमको ये जो एक नई जाति की क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड कॉइन वो दूंगा। जो टिपिकल ये सब स्टार्टअप वाले गेम खेलते हैं कि आप फ्री में कुछ दे देंगे, वो सब उसकी चाल है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हमने देखे। इसके बाद मुद्दा आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पहले कमोडिटी मनी था, मेटालिक मनी, पेपर करेंसी, फिर बैंक मनी, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब तो प्लास्टिक मनी आ गया। उसके ऊपर अब क्या है? बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी आ गई। तो मनी का एवोल्यूशन हो रहा है। और ऐसी जो डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है 2 जात की हो सकती है। तो प्राइवेट प्रोग्रामर बना दे, बिटकॉइन, डॉज कॉइन, ये सब हमने देख लिया।
अगर सरकार या सेंट्रल बैंक है, हमको भी ये सब करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, कि हम पैसा पेपर पे नहीं छापेंगे, डिजिटली जारी करेंगे। डिजिटली क्यों जारी करना है? क्योंकि आरबीआई ये सोचने लगे, देखो पेपर में छापते हैं तो एक तो प्रिंटिंग का खर्चा है, उस पे ये दाऊद इब्राहिम आईएसआई ये सब फेक नोट बनाते हैं, बहुत सारी पब्लिक पैसा छुपा देती है, टैक्स नहीं भरती, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है। तो ये सबका सॉल्यूशन क्या है कि डिजिटली हम पैसा इशू करें। तो आरबीआई मान लो 100 रुपए के नोट फिजिकली छापता था, उसकी जगह करें 80 रुपए के नोट फिजिकली छापता हूँ और 20 में डिजिटली जारी करता हूँ, अपने सुपर कंप्यूटर में कमांड दे दूंगा। अब ये पैसा इकोनॉमी में कैसे आएगा? तो हम लोग नेक्स्ट वीक गुरु शुक्र शनि रवि सब समझेंगे, रेपो लोन, एमएसएफ, ये सब के जरिए बैंक वगैरह को लोन मिल जाएगा। पुरानी फटे गले नोट जो रिप्लेस कराने आए उसको डिजिटल पैसा दे देंगे, आरबीआई के खुद के स्टाफ को सैलरी में ये पैसा दे देंगे, और फिर आगे ये सारा पैसा सरकार के पास तो स्कॉलरशिप, सब्सिडी, सैलरी, लोन घूमता रहेगा। तो धीरे धीरे 80% मान लो फिजिकल करेंसी, 20% डिजिटल करेंसी वाली इकोनॉमी में हम होंगे। अब कुछ लोग इधर खिचड़ी करते हैं। देखिए आरबीआई जो बोल रहा है कि मैं पैसा डिजिटली छापूंगा, उसे कहा गया ई रूपी, जिसमें डबल ई है। कल रात हमने देखा था कि सरकार की इच्छा होगी कि गरीब लोगों को पैसा दे दो, 500 रुपए के बच्चे के लिए शूज खरीद लेना, लेकिन हम नहीं चाहते तुम उसका गुटखा या दारू खरीदो, तो हम आपको एक गिफ्ट कार्ड देंगे एनपीसीआई की मदद से। तो वो था ई रूपी, जिसमें आई था, तो वो अलग चीज थी, वो एक जाता गिफ्ट कार्ड था। और ये डबल ई वाला ई रूपी मतलब डिजिटल पैसा जो जारी होगा। 2020 में चीन ने ऐसे एक्सपेरिमेंट चालू किए। 2022 में भारत सरकार ने बजट में ये कहा कि हम भी ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करेंगे, और ऐसा डिजिटल रूपी जिसकी संज्ञा या सिंबल ऐसा होगा ई, उसके बाद रूपी। तो आरबीआई इस पे सब काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दो जात के चल रहा है। एक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रिटेल एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ लोग ट्रायल में कुछ सिटी में अलाउ करें और आप शॉपिंग में इसको यूज करें। और दूसरा चल रहा है सीबीडीसी होलसेल। होलसेल मतलब शेयर बाजार में लाखों करोड़ के जो दाव लगाए जाते हैं उसमें इसको यूज किया जाए, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट चलते हैं। फिर ये शेयर बाजार क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, हम लोग समझेंगे पिलर 1C में, मतलब 2-3 हफ्ते बाद वहां पहुंचेंगे। तो दो जात के एक्सपेरिमेंट आरबीआई कर रहा है। अब इसके बाद जो हम थियरी पढ़ेंगे वो सब ऐसी है कि सरकार और आरबीआई ने जो प्रेस स्टेटमेंट में बोला उसी को हमको पढ़ना है, स्वीकार करना है। कुछ लोग उसमें झंडे उठा लेते हैं, तो झंडे मत उठाना, ऐसी आपको विनती है। पहले तो ये जो डिजिटल करेंसी है उसका आप स्वरूप समझो। स्वरूप मतलब क्या है? देखिए आपके पास डॉलर थे, आप लास वेगास के कैसीनो में गए, तो डॉलर की जगह वो आपको प्लास्टिक के चिप्स दे देगा, जिसे हम कहते हैं टोकन। और फिर कैसीनो में आप जुआ खेलते हैं तो आप पेपर करेंसी से नहीं खेल रहे, उन प्लास्टिक टोकन से खेल रहे हैं। फिर जब आप जीत जाते हैं, जो भी आपने गेम खेला जीत गए, तो प्लास्टिक कॉइन आप वापस करते हैं और कैसीनो का कैशियर उसके बदले आपको डॉलर करेंसी देता है। तो मतलब ये जो टोकन्स हैं ये खुद में मनी तो नहीं है, इसको मनी का एक प्रतिबिंब माना गया, टोकन माना गया, और वो भी कन्फाइंड स्पेस में कि कैसीनो के भीतर डॉलर नहीं है, कैसीनो के भीतर ये चिप है, उसी को तुम डॉलर मान लो। तो जो भी डॉलर है, रुपया है, कैसीनो के अंदर ये जो प्लास्टिक टोकन है, दिस टोकन्स रिप्रेजेंट द मनी इनसाइड कैसीनो। उसी तरह जो रुपया है, तो कानूनी रूप से समझो रुपया क्या है, कॉइन हो सकता है, फिजिकल पेपर हो सकता है, रुपये का तो यही स्वरूप है। अभी कानून में तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि डिजिटल कुछ करेंगे, अभी तो बस इतना बोले कि हाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो रुपया तो समझो फिजिकल ही है, लेकिन आरबीआई कह रही है देखो कुछ एप्स के अंदर, कुछ पोर्टल्स के अंदर मैं उसके बदले आपको टोकन्स दे रहा हूँ, जिसे हम कह रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब समझो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी खुद में पैसा अभी तक नहीं है, वो केवल एक टोकन है जो चुनिंदा एप्स में काम करता है, और असल में वो प्रतिबिंब है असली रुपये का, जो लीगल टेंडर या कागज का रुपया होना चाहिए एज पर आरबीआई एक्ट। अब इसका क्या मतलब, इसका कोई अपने को बहुत दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि कुछ बार यूपीएससी एग्जामिनर क्या करते हैं, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से स्टेटमेंट उठा के छाप देते हैं, यू फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो अगर कुछ ऐसा लिखा हो कि जो सीबीडीसी है इट रिप्रेजेंट्स डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट, तो ये इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वो ये सब कहना चाहते हैं जो भी इसका फिलोसॉफिकल एक के ऊपर दूसरा इंसेप्शन का लेयर बनाओ। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रोबोट जो होते हैं, रोबोट कैसे 4 पैर 6 पैर सब चले, इंसान जैसा दिखना तो जरूरी नहीं है रोबोट का, लेकिन इलॉन मस्क को कुछ नहीं मची है कि जो मेरा रोबोट है वो तो एकदम इंसान जैसा दिखना चाहिए, नाचना चाहिए, तो जबरदस्ती का उसके सब एक्सपेरिमेंट वो चलाता है। उसी तरह आरबीआई गवर्नर को कुछ नहीं मची कि देखो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो एकदम कैश जैसा सारे उसमें फीचर होने चाहिए। अब जो सीबीडीसी है वो कैश जैसा फीचर होना चाहिए, इसका मतलब है दो चीजें। पहला, सेटलमेंट शुड बी फाइनल एंड सेटलमेंट शुड बी एनोनिमस। समझते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो वो सेटलमेंट तुरंत फाइनल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अमेजन से सपोज आईफोन मंगाओ, और असल में आपने नहीं मंगाया, किसी और ने आपका सब हैक करके वो कर दिया था, तो एचडीएफसी कंपनी आपको कॉल करेगी कि क्या आपने सच में ट्रांजेक्शन किया या आपको डिस्प्यूट करना है, तो आप उसमें प्रेस 1 प्रेस 2 ये करो, तो वो ट्रांजेक्शन अंडू हो जाएगा, तो फिर अमेजन वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो यानी कि कार्ड से आप शॉपिंग करते हैं तो सेटलमेंट तुरंत फाइनल नहीं होता, हम समझो वो 3 दिन हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं, तब तक आपके पास विंडो होती है कि आप उसको रिवर्स करा सकते हैं। वेयरएज कैश में जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो तो सेटलमेंट फाइनल ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये सब स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, परफ्यूम, बेल्ट, जीन्स, डुप्लीकेट कॉपी सब बेचते हैं। आपने उसको पैसा दिया 1000, उसने आपको जींस दिया, आप दूसरी मिनट पे बोलो कि इसको कैंसिल करो, मुझे पैसा वापस करो, नहीं, सेटलमेंट इज फाइनल, आपने पता था नहीं सेटलमेंट इज फाइनल। तो कैश का ये फीचर है कि सेटलमेंट इज फाइनल, पैसा गया तो गया। तो आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भी यही फीचर होना चाहिए कि एक बार पैसा दे दिया तो फिर ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स हो गया तो फिर वो कैश जैसा नहीं है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आर्गुमेंट भी है। पॉजिटिव ये कि हाँ चलो तुम बोल रहे हो कि कैश जैसा ही होना चाहिए तो हो रहा है, नेगेटिव क्या कि भाई तो स्कैम हो गया तो कैसे अंडू करोगे, यार ये उनको कुछ नहीं मची है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सेकंड, ट्रांजेक्शन मस्ट बी एनोनिमस। मिल्खा सिंह को, जो भी बालक है, उनकी दीदी उनको 50 रुपये पॉकेट मनी में दे कैश में, तो क्या मिल्के का जीजा जो एक अब्यूजिव हस्बैंड है वो अपनी पत्नी और ये मिल्खा सिंह दोनों को मारपीट करते रहता है, उसको पता चलेगा? कैश में दिया तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि कैश में अगर दीदी ने मिल्खा को 50 रुपये दे दिए तो जीजा कुछ पूछेगा नहीं, हो तो सब्जी का दिए थे, यू कैन हाइड इट। लेकिन अगर पेटीएम की मदद से दीदी ने मिल्खा सिंह को 50 रुपये दिए तो जीजा को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पेटीएम के ऐप खोल के दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा कि कौन से अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ। तो प्रेजेंटली प्रॉब्लम ये है कि कैश में तो आप ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रुपया, उसकी मदद से एक व्यक्ति ने दूसरे को पैसा दिया तो कोई ना कोई उसको ढूंढ सकता है। ट्रांजेक्शन आपका एनोनिमस नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, उनको पता चल जाए, जबकि कैश में आप किसी को तो नहीं पता चले। तो आरबीआई गवर्नर को दूसरी खुजली ये मची है कि देखो अभी जो सीबीडीसी है वो ट्रूली एनोनिमस नहीं है, और इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। इसलिए सॉल्यूशन ये निकालेंगे कि भविष्य में कानून बना देंगे कि सीबीडीसी का ऐसा डिलीट कर देना है सब डेटा, या ऐसी टेक्नोलॉजी बना देंगे कि 3 दिन या 10 दिन के बाद वो आपका ट्रांजेक्शन डेटा डिलीट कर देगा, ताकि आपका सेटलमेंट ट्रांजेक्शन एनोनिमस रहे।
पॉजिटिव भी बात है, नेगेटिव भी बात है। पॉजिटिव कैसा, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसा सब, उसमें पॉजिटिव है, चलो कि वो छुपा दे। नेगेटिव क्या है, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, 2 नंबर वाले भी छुपा देंगे तो एनीवे, सो दैट इज आरबीआई। अमेरिका में उनके लॉ मेकर्स, विधायक, सांसद, वो तो और ज्यादा इस पे तखत हो गए। उनका ये कहना है कि देखो हमें डर है, अमेरिकन सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करेगा तो इसकी मदद से सरकार सर्वेलेंस के लिए मिसयूज कर सकती है कि फॉर एग्जांपल कौन रिपब्लिकन को पैसा भेज रहा है, कौन डेमोक्रेट को भेज रहा है, क्या ये जो सांसद है इसको पीछे गन लॉबी वाले, एनआरए वगैरह, नेशनल राइफल एसोसिएशन वाले पैसा दे रहे हैं कि नहीं। तो हम नहीं चाहते ये सब किसी को पता चले, और इसलिए हम नहीं चाहते कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आए, क्योंकि सीबीडीसी आएगी देन सीबीडीसी कैन बी मिसयूज्ड फॉर सर्वेलेंस पर्पस। इसलिए अमेरिका की संसद ने कानून बनाया है, एंटी सीबीडीसी सर्वेलेंस स्टेट एक्ट, जो बेसिकली ये कहता है कि वो लोग बनाएंगे ही नहीं डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट, मित्रों आपके वॉलेट में कैश है, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ब्याज देगा? वो कहने पे तुमने बचत नहीं किया तो तुम्हारे जेब में हम थोड़ी पैसा देंगे। और हमने अभी देखा आरबीआई को क्या खुजली मची है, आरबीआई को खुजली ये मची है कि जो ये डिजिटल करेंसी है वो एकदम कैश जैसा फील देना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि ई-रुपये पे भी कोई ब्याज नहीं मिलना चाहिए। तो जब आप ई-रुपये यूज करो तो एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाए, और फिर बैंक करके भाई ये तो हमारे बैंक अकाउंट में तो नहीं है, ये तो तुम्हारे वॉलेट में है और इसमें तुमको कैश वाला मजा चाहिए तो हम ब्याज नहीं देंगे। तो ये भी इसके अंदर एक समस्या है, चुनौती है। अब ऐसे अलग वॉलेट बनाने पड़ेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट, जिस पर बैंक आपको ब्याज नहीं देगा, बस उसमें पैसा रखो और मौज करो, आपको कैश वाली फील लेनी है इसलिए। तो ऐसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट कौन बना सकता है? बैंकर्स ऐसे ऐप बना सकते हैं, अलाउड है। क्या फोन पे, पेटीएम वाले ऐसे ऐप बना सकते हैं? तो ये भी अलाउड है, आरबीआई ने किया। हालांकि जरूरी नहीं सबने बनाया होगा, पर आरबीआई ने थियोरेटिकली बोल दिया कि हाँ सब लोग ऐसे, बैंक और नॉन बैंक सब लोग ऐसे वॉलेट्स बना सकते हैं। तो एसबीआई ने अपना ऐप बनाया होगा, स्वाभाविक है। तो समझिए एसबीआई का नॉर्मल ऐप है योनो, या ऐसे और भी उसके ऐप है। तो आपको जो नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट का रुपया है यूपीआई से भेजना है, आप योनो से भेजोगे। आप कहने मुझे तो ई-रुपये वाले मजे लेने हैं, तो उसके लिए आपने एसबीआई का एक अलग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, एसबीआई ई-रुपये ऐप। और उसमें आप वॉलेट में पहले तो पैसे भेजो जो भी 1000, फिर वो 1000 में से 100 रुपये इसको भेजो, और इस पे कोई इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं मिलेगा, ऐसा अलग ऐप कर दिया। तो ट्रायल ऐसे दो चले, एक तो नॉर्मल ऐप चलाते रहो और सीबीडीसी के लिए अलग ऐप बनवाया गया। अब ऐसा अलग ऐप तो स्वाभाविक है, फिर आप कोई दुकान में जाके दूध दही छाछ कुछ खरीदा, स्कैन एंड पे करोगे तो सब दुकानों में वो क्यूआर कोड स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि तो ऐप ही अलग है, उसका इकोसिस्टम अलग है। तो पहले ये सीबीडीसी वाले ऐप नॉर्मल यूपीआई कोड को स्कैन नहीं कर पाते थे, क्योंकि आरबीआई ने सब बंद करके रखा था। फिर आरबीआई ने कहा नहीं इसको स्कैन करने दो। तो अभी जो भी नॉर्मल यूपीआई कोड है दुकानों में लगाए होते हैं, तो एसबीआई के नॉर्मल ऐप से भी आप पे कर सकते हो और ये सीबीडीसी वाले ऐप से भी पे कर सकते हो। यानी कि ये सब हो गया इंटर ऑपरेबल, कि दोनों ऐप से आप पैसा यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये ऐसा हो जाए किसी दिन कि एप्पल का रिस्ट वॉच आईफोन पे भी काम करे और एंड्रॉइड फोन पे भी काम करे, तो उसी तरह यहाँ पर सब खेल हो रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं इसमें मेरा ये अलग इंटरप्रिटेशन है। सिंपल आप एक लाइन में समझो कि इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, इसका ये अलग था और वो नॉर्मल यूपीआई स्कैन नहीं करता था, कर पाएगा, ये सब काम है। एक लाइन में याद करना है व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद जो मुद्दा आएगा वो प्रोग्रामेबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नॉन फंजिबल टोकन, पर वो ऐसी चीज़ है कि दे रिक्वायर फ्रेश माइंड। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम उसमें जाएंगे। तब तक अब ये एक और प्रीलिम का 2025 प्रीलिम का ही सवाल है कि जो यूपीआई भारत के अलावा वाले देशों में भी हम यूज कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर यूज हो सकता है? हाउ मेनी कंट्रीज? थिंक अबाउट इट फॉर 5 मिनट्स देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। 1 more minute। 30 more seconds। हाँ तो मित्रों क्या लगता है कितने देशों के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होते हैं? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट।
प्रद्युमन, सुनील, हमजा, अभिषेक, विशेष, कल्पेश, कुशाग्र, चौहान, केतन, कुणाल, मुक्ता, खान, उज्जवल, कैफ, अर्चिता, पद्मनाभ, मेघा, अर्पण, अंश, महक, प्रिया, प्रिंस, वास्तवी, तयान, लवप्रीत, दर्शन, मयंक, रौनक कुमार, रमन, कौशिक, प्रीति, खुशबू, जहीदा, आलोक, ये सब लोग फिर साक्षी, विश्वरंजन, ये पूरा नाम नहीं दिख रहा है, रिचा, सोहन, प्रशांत, विकास, अयाज, आशुतोष, दीपक, सलोनी, आदर्श। करेक्ट आंसर। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को क्लेम नहीं कर रहा, जबरदस्ती मुझे क्लेम करना तो ऐसा है कि देखो एग्जाम से पहले मेरा लेटेस्ट हैंडआउट था पीसीबी 13, उसके अंदर पेज 21 पे लिखा था सिंगापुर के साथ डील हुआ है, फिर 35 पे लिखा था नया डील यूएई और इसके साथ हुआ है, बट रियल लाइफ में आप इतना कुछ याद करके टिक करने वाले थे नहीं, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो इसको याद रख के कुछ करना मुश्किल है। अब कोई तुक्के लगाने जाए तो वो थोड़ा बहुत उसको याद हो कि चलो यूएई हाउस के साथ तो किया था, वो लोकल करेंसी सेटलमेंट भी किया था, तो यस ये तो करेक्ट है। फ्रांस, उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे हैं, राफेल डील वगैरह, तो हो सकता है डील साइन किया। जर्मनी, उसके साथ इतने गहरे रिश्ते नहीं है, उसका शायद एक कारण ये भी है कि जर्मनी को चाइना की गोद में बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। बांग्लादेश, आपके शेख हसीना की सरकार थी तब तो बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन तब भी हमने सिर्फ हाईवे बनाएंगे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब बनाने की बात थी। मनी ट्रांजेक्शन में यूपीआई वगैरह अलाउ करे, ये सरकार इतनी भी गलती नहीं करेगी, क्योंकि फिर वहां से जो भी आईएसआई और बाकी टेररिस्ट संगठन, टेरर फाइनेंस, ब्लैक का पैसा वाइट करना, ये सब दुरुपयोग कर सकते हैं। इस कारण से जर्मनी और बांग्लादेश हो नहीं सकता, तो फिर यूएई और फ्रांस तो हो सकता है। सिंगापुर होगा कि नहीं होगा ये पक्का नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंगली द आंसर कुड हैव बीन, ये हो सकता या तो बी हो सकता। खैर वो तो पूछे भी सर्च करके जवाब आए तो द आंसर इज बी, थ्री ऑफ देम, यूएई, फ्रांस, सिंगापुर। अब क्वेश्चन क्योंकि इतना पढ़ के याद रखे जाना मुश्किल है। अभी आप देखो सिंगल चैप्टर, लेट मी गो, सिंगल चैप्टर ये बार्टर टू बिटकॉइन, 50 पेज है, 2 एमसीक्यू आए, एक तो हमने नेफ्ट आरटीजीएस पे फील लगती है कि नहीं वो एमसीक्यू वो इजी था, ये सेकंड तो टफ था, यूपीए कितने देशों में है। तो ये जो पूरा पिलर 1 है ये तो एक बात, इसके बाद ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, शेयर मार्केट, सब कुछ हम करेंगे, एक महीना यही सब चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? बिकॉज टोटल 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं, सारे सॉल्व नहीं होते, पर इसका स्ट्राइक रेट फिर भी अच्छा रहता है, देयरफॉर वी हैव टू पुट एफर्ट। अभी हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, इसमें मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई कि कैसे उसका सेटलमेंट फाइनल होना चाहिए, कैसे वो मिल्खा सिंह को दीदी ने पैसा दिया सीबीडीसी से, तो जीजे को नहीं पता चलना चाहिए, ये शुड बी एनोनिमस वगैरह वगैरह, ये सब ग्राफिक्स हैंडआउट में दिए। कुछ लोग अभी लाइव चला है तो उनको दिमाग में अभी इतना क्लिक नहीं होगा कि क्या बात चल रही है, कल सुकून से 2 बार आप हैंडआउट पढ़ो, ग्राफिक्स भी उसमें दिए, देन इट विल मेक सेंस कि मैं कह क्या रहा था। फिर ये कैश वाला मजा चाहिए तो इस ईयूपी को भी कैश की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि इसको डिजिटल वॉलेट में अलग रखना पड़ेगा, तो इस पे आपको बैंक वाला ब्याज नहीं देगा, ये सब बातें हुई थी। अब उसके बाद आता है बात प्रोग्रामेबल करेंसी, यूपीएससी एक बार पूछ भी चुकी है। बात ऐसी है कि मान लो यूजीसी जो कॉलेज एजुकेशन सब रेगुलेट करती है, वो कोई योजना ऐसी इंप्लीमेंट करे कि बच्चों को हम 500 रुपये देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उससे पिज़्ज़ा ना खाए, केवल बुक परचेस करे, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में ये पैसा दिया जा सकता है और वो प्रोग्रामेबल बनाया जा सकता है। प्रोग्रामेबल ऐसा कि ये करेंसी सिर्फ बुक स्टोर में काम करे, पिज़्ज़ा की दुकान में काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सीबीडीसी कैन बी प्रोग्राम्ड विद कंडीशनल ट्रांसफर, स्कॉलरशिप का पैसा जाए और वो स्कॉलरशिप में भी कंडीशन हो कि आपके कम से कम एक्स मार्क होने चाहिए कॉलेज में, मिनिमम वाई डेज की अटेंडेंस होनी चाहिए, जो बायोमेट्रिक से लिंक हुआ होगा, ये सब पॉसिबल है। इससे और क्या फायदा होगा, सब ट्रेस कर सकेंगे ना कि किसको कितना पैसा गया, और उस हिसाब से जो टैक्स नहीं भर रहा है उस पर रेट लगा सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई तुम खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, एक तरफ तुम तो ये बोल रहे हो कि इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर हम ट्रेस कर सकते हैं कि इस बच्चे को कितना पैसा गया, और तुम अभी बोल रहे हो कि देखो मिल्खा सिंह को दीदी ने कितना पैसा दिया, जीजा को नहीं पता चलना चाहिए, तो तुम कह रहे हो एनोनिमस भी होगा, तो दोनों काम कैसे हो सकते हैं कि ट्रेस भी कर सकते हो और एनोनिमस भी हो। भाई वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या टर्म्स कंडीशन और कौन सी योजना है, आपका पैसा आपके पास है, पर योजना में मिला तो सरकार कंडीशन डाल सकते हैं, बताना पड़ेगा क्या करे। नहीं वो सब पैडांट्री, बाल की खाल खींचना, खिचड़ी मत करो, फोटो फ्रेम एक समान मत करो, अलग अलग है। मित्र आप जानते हैं अमेरिका को सीरिया पे, ईरान पे अलग अलग टाइम पे सैंक्शन लगा देता है, प्रतिबंध कि तुम्हारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, यहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा सकता, और फिर चीन चाहता है कि मैं इनके साथ यारी दोस्ती रखूं, तो ईरान को लोन में पैसा चाहिए, मान लो सीरिया को लोन में पैसा चाहिए। अब अगर चीन ये करता कि अपनी युआन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करे, फिर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है उसके द्वारा ये पैसा भेजे, तो इसमें तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन इसको बैन करवा देंगे। तो चाइना क्या कर रहा है कि युआन को मैं डिजिटल इशू करूँ, पेपर छापना नहीं है, डिजिटल युआन करेंसी बनाऊंगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये तो सीधा उसके अकाउंट में मैं भेज सकता हूँ ना, उसको बोल तुम खाता खोल दो हमारी बैंक में, तो फिर ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम बेल्जियम में कौन सा हेडक्वार्टर है, क्या फर्क पड़ता है, फिर कोई अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और इसके बारे में भी यूपीएससी ने पूछा था, तो हाँ दिस इज पॉसिबल। आपके तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बहुत बेस्ट चीज है, इसको अपना लेना चाहिए, पर नुकसान भी है। डिजिटल डिवाइस, सबके पास ऐसे मोबाइल इंटरनेट सुविधा नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी, जिनके पास मोबाइल उनको ठीक से चलाना नहीं आता है, एक्सेस पॉइंट, गांव में दुकानदार डिजिटल पैसा कई बार मना कर देते हैं, उनको डर लगता है इसके बदले हमको इनकम टैक्स जीएसटी भरना पड़ेगा, लास्टली साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर अटैक, साइक्लोन सुनामी आ जाए, लाइट चली जाए, तो ये सब फेल हो जाए। इस कारण से 100% हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं कर सकते, मे भी 80 रुपये फिजिकल छापना चाहिए, 20 रुपये डिजिटल जारी करना चाहिए। ये सब और भी दिया आपके हैंडआउट में, ये रेपो एमएसएफ, ये सब क्या चीजें हैं वो हम गुरु शुक्र शनि रवि समझेंगे। अब आखिरी मुद्दा आता है नॉन फंजिबल टोकन्स। फंजिबल का मतलब क्या है? अगेन फिएट मनी लीगल टेंडर टाइप की चीज है, इसमें 2 कंडीशन होगी, दोनों एक साथ आपकी कंप्लाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि ये जो यूनिट है उसका डिवीजन पॉसिबल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसका म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होना चाहिए। वो क्या समझते हैं? क्या 500 रुपये का एक नोट है, उसको मैं डिवाइड करके 100 रुपये के 5 नोट कर सकता हूँ, जब हाँ के फाड़ोगे तो नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं, पर बात तो वही है ना कि 500 कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 के 5 नोट्स, तो कैन यू डिवाइड द करेंसी नोट को डिवाइड कर सकते हैं, यस, या मैं कहूँ 1। दूसरा 500 की एक नोट से आप ये टॉय हॉर्स खरीद सकते हैं, हाँ, 100 के 5 नोट देके भी आप वही खिलौना खरीद सकते हैं जब यहाँ, तो यानी कि म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। आप ये नोट यूज करो या 5 ये करो, आपका परचेसिंग पावर सेम है, तो यानी कि म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, तो ये भी करेक्ट है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, तो क्या 1 into 1 जवाब है 1, यानी हम ये कहते हैं कि करेंसी नोट्स दे आर फंजिबल इन नेचर, फंजिबल इन नेचर। कुछ और एग्जांपल देखेंगे फिर आपको और क्लियर होगा। व्हाट अबाउट बिटकॉइंस? तो देखो बिटकॉइन को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, एक बिटकॉइन में 10 raised to 8 सतोशी है, और म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, हाँ, मान लो एक आईफोन की कीमत हो 1 बिटकॉइन, उससे भी आप पे कर सकते हो, और आप 10 raised to 8 सतोशी दे दो तो भी आईफोन आप खरीद सकते हो। मतलब जो मानता हो उसके लिए, जो बिटकॉइन स्वीकार नहीं करे उसके लिए तो इज पॉसिबल है, बट जो भी स्वीकार करे उसकी बात। तो यस हियर आल्सो बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो हम कहेंगे कि बिटकॉइन इज आल्सो फंजिबल इन नेचर। तो फिर फंजिबल क्या नहीं है? मान लीजिए ये एक डायमंड है 100 कैरेट का, मतलब 20 ग्राम का, इसका भाव हो सकता है $100 मिलियन। अब मैं इसको हथौड़ी मार के तोड़ दूं,
और 100 कैरेट का एक डायमंड था, उसकी जगह एक एक कैरेट के मैं ऐसे जो भी 100 डायमंड बना दूं और फिर इन सबको बेचने जाऊं तो क्या होगा, वो इसका एक एक का देंगे $2000, लेकिन आप कंबाइन करके नहीं, मैं थैली में भर के सारे 100 पीसेस आपको दे रहा हूं और वजन के हिसाब से तो ये भी 20 ग्राम है, तो मुझे दे दो $100 मिलियन, कोई नहीं देगा, क्योंकि डायमंड के अंदर उसका शेप, कलर, क्लैरिटी ये सब मैटर करता है, तो वजन के हिसाब से दो डायमंड सेम आप नहीं बोल सकते, देयर आर मेनी फैक्टर्स। इसलिए समझो जो बड़ा डायमंड है 100 ग्राम का, इससे मैं सपोज 45 लाख रुपीस का एक रेस का अरबी घोड़ा खरीद सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं 1 ग्राम के ऐसे 100 डायमंड लेके जाऊँ थैली में और फिर वो अरबी घोड़ा बेचने वाले को कहूँ मुझे दे दो, तो नहीं देगा भाई, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो 2-3 लाख रुपए का डायमंड, इसमें मैं नहीं बेचूंगा अरबी घोड़ा। तो म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो डायमंड के अंदर डिवीजन पॉसिबल, अब आप हथौड़ी मार के तोड़ दो तो डिवाइड तो कर सकते हो, बट म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि उन सबकी वैल्यू समान नहीं होगी, इसलिए डायमंड्स आर नॉट फंजिबल इन नेचर। व्हाट अबाउट शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसके लिए भी आप कबूल करो दे आर नॉट फंजिबल इन नेचर, इस कारण से कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी का एक शेयर अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी के एक शेयर के इक्वल आप नहीं बोल सकते। दूसरा, मुकेश अंबानी का खुद का शेयर है रिलायंस कंपनी का, तो उसमें भी प्रकार होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट्स, तो उनका भी आपस में एक्सचेंज या म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में पिलर 1 सी शेयर मार्केट में हम समझेंगे, इसके लिए कबूल करो कि दे आर आल्सो नॉट फंजिबल इन नेचर। अब गोल्ड की बात करें, मान लीजिए 1 किलो की एक गोल्ड की ईंट है और उसका भाव मान लो 45 लाख रुपीस, तो क्या ये अरबी घोड़ा खरीद सकते हैं? हाँ। उसकी जगह आपको देखो मेरे पास 1 ग्राम के 1000 पीस है, यानी वजन के हिसाब से 1 किलो सोना ही है, और फिर आप वो दुबई के शेख को बोलो इसके बदले 45 लाख रुपीस का घोड़ा दे दो, तो दे देगा, यस। तो यहाँ पर तो डिवीजन भी हो गया, 1 किलो की जगह 1000 नंग बना सकते हैं गोल्ड के, और म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है, तो यानी गोल्ड डिवीजन पॉसिबल, यस, म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, यस, तो 1 into 1 यानी कि ये फंजिबल इन नेचर है। आई गिव यू 20 सेकंड, पहला इतना दिमाग में उतारो। अभी 500 रुपये आपके पास कैश में है, तो उससे आप एक बुक खरीद सकते हैं, हाँ, उससे एक पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं, हाँ। लेकिन मान लीजिए वो यूजीसी संस्था थी जो कॉलेज को रेगुलेट करती है, उन्होंने एक स्टूडेंट को 500 रुपये दिए हैं, लेकिन प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में। तो वो तो ऐसी चीज़ है कि 500 की आप बुक खरीद सकते हैं, लेकिन 500 का पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब कि वो 500 रुपये जो प्रोग्रामेबल है, डिजिटल है, और ये 500 रुपये जो कैश में है, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल, म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ जो पत्रकार थे वो वकील बन गए कि देखो सीबीडीसी तो फंजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये इस प्रकार से सब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर का दिमाग खाने लगे। आरबीआई गवर्नर ने उनको पट्टी पढ़ा दी कि देखो बात ऐसी है कि यूजीसी ने बच्चे को पैसे दिए 500 रुपये, ये बात सही है कि उससे वो सिर्फ बुक खरीद सकता है, पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकता। तो नॉर्मल 500 रुपये के इक्वल नहीं है ये डिजिटल 500 रुपये, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बराबर। लेकिन मान लो ये स्टूडेंट ने 500 रुपये की बुक खरीदी, तो बुक स्टोर ओनर के पास पैसा आ गया, अब उसके पास आएगा तो समझो वो प्रोग्राम वहाँ पर खत्म हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। फिर बुक स्टोर को तो फ्रीडम है, वो उन 500 रुपये को कहीं पर भी खर्च करे, सिनेमा टिकट खरीद ले, पिज़्ज़ा खरीद ले, उसकी मर्जी है। तो मतलब उस स्टेज पे प्रोग्राम तो फिनिश हो गया, उसके बाद वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आगे चलती रहेगी किसी भी यूज में। इस कारण से जो नॉर्मल 500 रुपये हैं और ये जो सीबीडीसी वाले 500 रुपये हैं, आफ्टर सम पॉइंट बोथ विल हैव सेम फीचर्स। इस कारण से सीबीडीसी इज आल्सो फंजिबल इन नेचर, क्योंकि आगे चल के इसको भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं नॉर्मल करेंसी के साथ विदाउट एनी लॉक्स एंड कंडीशंस। तो सीबीडीसी इज आल्सो फंजिबल इन नेचर, ऐसा आरबीआई गवर्नर ने प्रेस रिलीज में कहा है। तो बस इसको कबूल करना है, क्योंकि एमसीक्यू में मैंने आपको बताया कुछ बार एग्जामिनर क्या करेगा, पीआईबी से उठा लो स्टेटमेंट कि दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ सीबीडीसी, हाउ मेनी करेक्ट, तो उसमें लिखा सीबीडीसी इज फंजिबल इन नेचर, तो आपको कबूल करना है। उसमें कुछ ये सब क्या क्यों कैसे जाने की भी जरूरत नहीं, सिंपल हाँ कि रुपया फंजिबल है, सीबीडीसी फंजिबल है, ये मैंने आपको ग्राफिक से ये सब दिया है, बट नहीं भी समझ आए तो भी कबूल कर दो, एक लाइन का ही मुद्दा है। समटाइम्स पीपल वांट टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। देखो सीबीडीसी भी डायमंड जैसा हो गया, फंजिबल नहीं है भाई, वो फंजिबल है क्योंकि गवर्नर प्रेस स्टेटमेंट में बोल चुका है, पीआईबी में आ चुका है, कबूल करो। आगे तो फिर नॉन फंजिबल क्या है, मान लीजिए ये एक टाइगर का फोटो मैं खींचूं और इसका कॉपीराइट मेरे पास हो, तो कोई फिर इस फोटो को यूज करना चाहे, उसने मुझे पैसा देना चाहिए, मान लो 500 रुपये का ये फोटो होना चाहिए, लेकिन इसको फिर मैंने खरीदा 500 रुपये में, और फिर मैं इसके 3 टुकड़े कर दूं कि इसका पैर अलग, पेट अलग और फेस अलग, और फिर इसको मैं वापस बेचने जाऊंगा तो मुझे सेम प्राइस मिलेगा, जावे नहीं, डायमंड जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसका 0 रुपया, ये फेस वाला मोबाइल वॉलपेपर में चल जाएगा इसका 50 रुपया, तो ये तो सेम नहीं है, तो डायमंड जैसा हो गया, तो ये भी फंजिबल नहीं है। तो इमेजेस दे आर नॉट फंजिबल इन नेचर। व्हाट अबाउट म्यूजिक, मान लीजिए एक सॉन्ग हो जाए जय शिवशंकर, और हम करें ये कॉपीराइटेड सॉन्ग है, इसका भाव होना चाहिए 50 रुपये, अग्रीड, जो भी इसको यूज करना चाहिए 50 रुपये दो में। लेकिन फिर मैं 50 रुपये में इसको खरीद के इसको 3 हिस्सों में काट दूं कि पहला हो जय शिवशंकर मूड है भयंकर, तो इसको मैं बेच सकता हूँ 10 रुपये में, क्वालिटी लोग यूज करेंगे। फिर जो मिडिल लाइन्स है, तो ये जो भी राव पे पैरों को मोड़ दो प्लेग्राउंड पे, ये तो अलग से कौन खरीदेगा, तो ये भी डायमंड जैसा हो गया कि म्यूजिक पूरा है उसका है, उसके टुकड़े करो तो सेम प्राइस नहीं आएगा, इट विल बिकम जस्ट लाइक डायमंड। इस कारण से इमेजेस, मीम फाइल्स, सॉन्ग्स, MP3 फाइल, डिजिटल फाइल्स, ये सब चीजें उसको आप डिवाइड कर भी लो किसी फोटोशॉप या सॉफ्टवेयर से, बट देयर म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो 1 into 0 जवाब क्या आएगा, 0। इस कारण से ये सब क्या है, नॉन फंजिबल है, नॉन फंजिबल है, सिमिलर टू डायमंड। अब समझते हैं तो फिर नॉन फंजिबल टोकन क्या है। आप 5 स्टार होटल में जाएंगे और आप अमेरिका में बहुत कुछ इलाके में सर्दी पड़ती है, तब बहुत भारी वाला कोट पहन के जाएंगे, जो खाते वक्त आपको नहीं रखना है, तो आपने वो क्या करना है, उसका क्लॉक रूम होता है, उसमें आप डिपॉजिट करो, तो होटल का वो अटेंडेंट आपको टोकन देगा। तो टोकन क्या दर्शाता है कि आप उस कोट के मालिक हैं। उसी तरह 5 स्टार होटल में तो गाड़ी को पार्क नहीं करनी है, उसका वैल्यू होता है, उसको आप दे दो, वो गाड़ी पार्क करेगा, आपको टोकन देगा, तो टोकन क्या दिखाता है कि आप इस गाड़ी के मालिक हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कोई फोटो खींचा, मेरा कॉपीराइट है, मैंने कॉपीराइटेड म्यूजिक बनाया, तो ये मेरी एसेट्स है। मेरा कोई फिजिकल बंगला है तो वो मेरी एसेट है, इस फिजिकल बंगले के प्रॉपर्टी पेपर्स हैं वो मेरी एसेट्स हैं, मैं उसकी PDF फाइल बना दूं तो वो भी मेरी एसेट है। अब इन सब चीज का भी तो डिजिटल टोकन बनाया जा सकता है, हाँ तो बनाया जा सकता है, और फिर मैं किसी और को दे दूं तो वो फिर आए और उसकी मदद से फिजिकल चीज को ले ले या डिजिटल चीज को ले ले। तो याद रखना है कि ऐसे जो टोकन्स हैं, अब फोटो और म्यूजिक ऐसी वर्चुअल या डिजिटल एसेट्स के लिए भी बना सकते हैं, बंगला प्रॉपर्टी ऐसी फिजिकल एसेट के लिए भी ऐसे टोकन बना सकते हैं। और इसकी मदद से ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ एसेट इज आल्सो पॉसिबल, कि ऑनलाइन आप मकान बेच सकते हो, क्योंकि उखाड़ के आपको नहीं देना है, आपको बस उसका टोकन बना देना है और ऑनलाइन उस डिजिटल टोकन को लिस्ट करना है Amazon, फ्लिपकार्ट पे। अभी ऐसा हुआ नहीं, भविष्य में होगा तब की बात है। अब आगे बढ़ते हैं।
आप धार्मिक स्थानों पे जाते हैं जूते उतारने हैं। अब बहुत सारे ऐसे जब श्रद्धालु आते हैं तो मंदिर के अंदर उसका स्टोर रूम बनाया जाता है। तो जब आप अपने शूज़ जमा करते हैं तो सामने आपको वो लोग एक टोकन देते हैं। तो वो टोकन से क्या पता चलता है यू आर द ओनर ऑफ द शूज़। समझो टोकन खुद में जूता नहीं है, वो केवल एक टोकन है जो दिखा रहा है कि आप इस जूते के मालिक हैं। तो मान लीजिए ये रेड टी-शर्ट वाले लड़के ने अपने नाइकी एयर जॉर्डन जूते जमा किए जो 15,000 के हैं और उसको रेड कलर का टोकन ये धार्मिक स्थान वालों ने दिया कि तुम इसके मालिक हो। सामने एक और लड़का था, ये इसने ब्लू कलर के नाइकी के स्नीकर जमा किए और उसे ब्लू टोकन मिला और स्नीकर थोड़े सस्ते हैं 5,000 के। अभी क्या आप ये कह सकते हैं कि देखो ये 15,000 का एक टोकन है और ये 5,000 का टोकन है, तो ऐसे अगर मैं 3 टोकन जमा करूं तो 5 × 3 15, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये तो फंजिबल है। तो जब ये तो फंजिबल नहीं है, ये तो डायमंड जैसी चीज है, क्योंकि जिसके पास ये नाइकी के एयर जॉर्डन शूज है वो मानेगा ही नहीं कि मेरा एक जूता तुम्हारे 3 जूते के बराबर है। नहीं, ये तो 30 लाख जूते के भी बराबर नहीं है, क्योंकि मेरा जो एयर जॉर्डन है ये शू नहीं है, ये इमोशन है। मैं रात को इसको बिस्तर में सो के साथ में लेके सोता हूं, जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इसको जला देना है, दफना देना है। इट इज एन इमोशन। तो स्वाभाविक पे तो ऐसे आदमी से आप क्या दलील करोगे? सो दिस विल नॉट बी इक्वल, ये तो डायमंड जैसा हो गया। तो यानी ये क्या है? ये रेड टोकन या ब्लू टोकन ये सब क्या है? नॉन फंजिबल टोकन है। नॉन फंजिबल टोकन। अब जो भी चीज नॉन फंजिबल है उसे करेंसी के रूप में यूज करना इम्पॉसिबल है। करेंसी के रूप में आप क्या यूज कर सकते हैं कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है, आपके पास 20 रुपए के 5 नोट है, तो आप अग्री करोगे भाई सेम है, हाथ मिलाओ और एक्सचेंज करो। तो करेंसी कैन बी यूज्ड एज करेंसी। व्हाई? बिकॉज़ इट इज फंजिबल इन नेचर। लेकिन जिसके पास ये रेड टोकन है जॉर्डन का, वो कभी हाथ नहीं मिलेगा ये 5 या 3 या कितने टोकन लेके आओ, वो मानेगा ही नहीं कि दोनों चीज इक्वल होगी। तो इसलिए जो नॉन फंजिबल टोकन है दे कैन नॉट बी यूज्ड एज करेंसी, क्योंकि वो नॉन फंजिबल है, डायमंड जैसा केस है। तो इसको कबूल करना, याद रखना है। इससे ज्यादा मैं इसको सिंपलीफाई कर नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा क्या सिंपलीफाई हो सकता है? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो बड़ा सा ग्राफिक्स ऐसा बनेगा कि वर्चुअल करेंसी, लेट मी ज़ूम इन, सरकारी हो सकती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नॉट सरकारी प्राइवेट भी हो सकती है, जैसे नॉर्मल टाइप की बिटकॉइन हो, फिर ये ट्रम्प कहेंगे मेरा फोटो लगा दो या जापानीज डॉग का फोटो लगा दो, तो ऐसे सब मीम कॉइन्स भी हो सकते हैं, डॉज कॉइन, ट्रम्प कॉइन वगैरह। लेकिन ये जितनी करेंसी है, चाहे नॉर्मल रुपया है, चाहे रुपये का डिजिटल करेंसी है, चाहे बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, मीम कॉइन है, ये सबको हम वी कैन यूज देम एज यूनिट फॉर मेजरिंग वैल्यू, कि चलो एक चाय कप 10 रुपये का, 2 चाय कप 20 रुपये का वगैरह। सेम यू कैन डू फॉर द बिटकॉइन, सेम यू कैन डू फॉर द डॉज कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स। तो ये तो फंजिबल इन नेचर है कि एक बिटकॉइन के सामने 10⁻⁸ सतोशी, उसी तरह ट्रम्प कॉइन का उसका कुछ यूनिट होगा। सो बिकॉज़ दे आर फंजिबल इन नेचर वी कैन यूज देम एज करेंसी यूनिट्स। लेकिन टोकन जो है वो सब नॉन फंजिबल टोकन है। तो जब नाइकी का एक शूज, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? उस पे कभी पेन बॉय कौन है और पेन बॉय कौन नहीं है, उस हिसाब से कभी वो सहमत होंगे नहीं। तो यू विल नेवर बी एबल टू मेक अ यूनिट कि एक जूता बराबर 5 शूज या एक जूता बराबर 5 चाय के कप। तो नॉन फंजिबल टोकन्स वो तो मनी नहीं है, क्योंकि वो नॉन फंजिबल है, उसको कोई मनी मानेगा नहीं। इस कारण से नॉन फंजिबल टोकन्स आर नॉट मनी, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज मनी, क्योंकि उसमें दो लोग उसकी वैल्यू पे कभी सहमत होंगे नहीं, उनकी इमोशंस के हिसाब से अलग-अलग होगा। तो बस ये याद रखना, कबूल करना। एक बार यूपीएससी ने पूछा और मैंने आपको बताया, आप कहते एक बार पूछ लिया तभी नहीं पूछेंगे तो क्यों पढ़ा रहे हो? आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि हर एक व्यक्ति यूपीएससी में सिलेक्ट होगा? नहीं हुए तो बाकी सब परीक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं वापस परेशान कर सकते हैं। दूसरा, यूपीएससी खुद भी कई बार पीवाईक्यू रिपीट करती है। 2 पीवाईक्यू ऐसे हैं इन 2025 प्रीलिम, वो ऐसे हैं कि असल में वो 2019 में पूछा फिर वापस पूछा है, वो अभी नहीं आएंगे। वो माइनर मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, ऐसा जब फिर एक संस्था है पीएनजीआरबी, वो पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तब आपको दिखेगा कि भाई 2019 में पूछा था, उसी को हम समझ लेते तो 2025 में फिर से सेम चीज पूछी गई थी। तो यस इट हैपेंस, 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क हुए। सो डू नॉट गो इनटू दिस हैबिट कि भाई ये तो पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेंगे। तो दिस इज नॉन फंजिबल टोकन। अच्छा, हम अपने ओरिजिनल एग्जांपल में आए कि ये जो मेरे पास कॉपीराइटेड फोटो था, कॉपीराइटेड म्यूजिक था, मैं इसको किसी और को बेचना चाहता हूं, तो मैंने इसका एक टोकन बनाना पड़ेगा, डिजिटल टोकन। उसमें सब लिखा होगा कि ये फाइल नेम है, ओनर मुनाल है, इतने रुपए में इसने लिया था, और फिर मैं ये टोकन किसी और को दे दूं और फिर वो जाके वहां से डाउनलोड कर ले वो फाइल या जो भी डिजिटल या फिजिकल एसेट है। लेकिन ये टोकन में हमने देखा कि वो नॉन फंजिबल है। जैसे मैं एक बंगला है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे, मैं उसका पीडीएफ बना दूं, पीडीएफ का टोकन बना दूं। तो यस, फिजिकल प्रॉपर्टी के भी ऐसे नॉन फंजिबल टोकन बन सकते हैं, बट दे विल बी नॉन फंजिबल, क्योंकि ये मकान का क्या भाव है? 5 करोड़ होना चाहिए। अच्छा चलो 5 करोड़ मान लेते हैं। तो अगर ये 5 करोड़ का है तो सामने क्या मुंबई में ये सिंगल फ्लोर वाला मकान ये सेम प्राइस का है? नहीं, वहां पर उसका अलग प्राइस चलेगा, तो आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे कि एक बंगला बराबर 5 बंगले दूसरे के। तो इट विल रिमेन नॉन फंजिबल। सो जस्ट एक्सेप्ट एंड रिमेंबर, डिजिटल और फिजिकल एसेट्स आप स्टोर कर सकते हैं नॉन फंजिबल टोकन में, लेकिन वो नॉन फंजिबल है, डायमंड जैसा सब है। अब ये जो नॉन फंजिबल टोकन है इसकी चुनौती क्या है? मतलब आप समझो बंगला ही बेचना है भाई तुमको, तो कागज की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बेचना, ये डिजिटल पीडीएफ का क्यों खेल कर रहे हो? राइट? उसके फायदे हैं कि आप सब बहुत बड़ी दुनिया में आप उसका ट्रेड कर सकते हैं। नुकसान क्या है? क्योंकि ये डिजिटल है तो 24/7 सर्वर और इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे। तो जो बिटकॉइन की प्रॉब्लम थे, बिजली खाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करता है, इसमें एनोनिमस हो जाए सब, तो ब्लैक का पैसा अवॉइड करना, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस सब हो सकता है। तो नॉन फंजिबल टोकन के फायदे नुकसान वार सिमिलर टू बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो हैंडआउट में दिया है, पढ़ लेना। ये एनएफटी और ऐसे और ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे गए, वो बुधवार की जो क्विज होगी उसमें आप उसे सॉल्व करना, उसके बाद गुरुवार को मिलेंगे तब मैं उसको वापस सॉल्व करूंगा। आप तो अभी सॉल्व करवा देते तुम, नहीं वो आपको फील लेनी पड़ेगी कि असल में जब आप पढ़ने बैठते हैं और एग्जाम में आता है तो कितना इंटरप्रिटेशन आपका खुद का काम करता है। तो ये देयर आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस, लेकिन वो आज नहीं सॉल्व करेंगे, वो हम बुधवार को आप टेस्ट लेंगे, उसके बाद गुरुवार को सॉल्व करेंगे। हालांकि अभी 1-2 सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करने के बाद क्लास एंड करते हैं। लेट मी गो बैक। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो परसों हमने पढ़ा था, पहले तो आप ये सब प्रश्न पढ़िए, 40 सेकंड फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो चीज़ है इसका उद्देश्य क्या है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अर्चिता, छवि, प्रांजल, सचिन, तरणजीत, आनंद, निखिल, गौतम, ऋतिक, परिधि, अभिषेक, शिवा, प्रिंस, दीपक, आयुष, पद्मनाभ, शुभम साहू, महक, राघव, वर्तिका, मनीष, रितेश, उज्जवल, कुणाल, खान, मुक्ता, विद्या, रितिका, नीलांशु, विनीत, अभिनव, लक्ष्मीकांता, कौशल, कौशिक, साक्षी, वैभव, प्रखर, निखिल, अमर, साक्षी, सोहन, ऋचा, आशुतोष, विकास, प्रशांत, अयाज, रफी, सलोनी, सत्यम, करेक्ट आंसर्स। देखिए टीबीएस क्या था कि मैंने ये 10,000 रुपए जमा किए, कैशियर ने डेटा एंट्री की और फिर वो सेंट्रल सर्वर की मदद से सब जगह पता चल गया। तो मेरे मोबाइल ऐप को मैं लैपटॉप से लॉगिन करूं, सब जगह पता चल जाता है। सो दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर।
तो इट इज द नेटवर्किंग ऑफ द बैंक ब्रांचेस, ताकि आप कहीं से भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सको। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में आपका गुजरात यूनिवर्सिटी ब्रांच में खाता है तो उधर ही दिखेगा, तुम कहीं और जाओगे सैटेलाइट या नौरंगपुर नहीं दिखेगा। सो वन इज करेक्ट। थर्ड क्या कहता है, इसकी मदद से बैंक विच यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट टेकन ओवर बाय अनदर बैंक, मतलब एक जैसे बैंक है यस बैंक, उसमें कांड हो गया तो उसमें बहुत बैड लोन है, मतलब लोन नहीं चुका है, ऐसा सब लोन आ गया है। अब एसबीआई के हमको खरीद लेना है तो खरीदेगा तो पेपर में खरीदेगा, उसमें सीबीएस का क्या लेना है, 3 रॉन्ग जाने के बाद वो बी चला गया डी चला गया सी चला गया। सो आंसर इज ए वन ओनली। तो बाय एलिमिनेशन आंसर इज ए। अभी कुछ लोग लेकिन बीरबल की खिचड़ी पकाएंगे इसलिए इनका जवाब गलत गया होगा। वैसे कि देखिए आग इधर लगी है, बीरबल ने खिचड़ी का वैसे इधर लगा था, खिचड़ी कभी पकड़ी नहीं है। आप अगर ये कहो कि देखो आरबीआई टीबीएस की मदद से सब ये कंट्रोल करेगी रेगुलेट करेगी, तो वो दोनों चीजें डिसजॉइंटेड है। आरबीआई की अपना अलग प्रोसेस चलती है, टीबीएस होना नहीं होना उसके लिए जरूरी नहीं है। तो इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर द बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। तो ऐसी बात है, हो भी सकता है, बट दैट इज नॉट द डायरेक्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग। इसमें तो क्या कस्टमर की सुविधा इसका मेन ऑब्जेक्ट है, आरबीआई की सुविधा नहीं है। तो 2 and 3 रॉन्ग इन दैट आंसर इज वन ओनली। ऐसा एक और प्रश्न है जिसको लोग अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं, 2077 प्रीलिम्स में पूछा। आई गिव 30 सेकंड में वोटिंग लाइन खोलता हूं। हाँ, तो आपको क्या लगता है एनपीसीआई क्या करे? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। दिग्विजय, गौरव, ज्योति, रजत, जयंत, विशेष, आदित्य, हर्ष, अमित, सुमित, कशिश, ऋतिक, वंशिका, पद्मनाभ, समर्थ, महक, देवी, कुणाल, कुशाग्र, अनिशा, कैफ, खान, मारियुष, तरु, प्रिंस, व्रज, विकास, रोशनी, पलक, साध्वी, दर्शन, शर्मिन, आस्था, आलोक, प्रांजल, हमजा, कौशिक, लॉबजेंग, खुशबू, प्रखर, अभिषा, यशोदा, सत्यम, फिर साक्षी, सोहन, आशुतोष, रफी, प्रशांत, अयाज, यश, सलोनी, वैभव, मोहम्मद, एंड स्ट्रिक्ट आंसर्स। देखिए एनपीसीआई ने इतना सारा सब बना दिया, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, रुपए, भीम, यूपीआई, तो गांव गांव तक गरीब लोग भी भले बैंक ब्रांच की सुविधा नहीं हो उस गांव में, सब बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी बैंकिंग, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन। हाँ, तो एनपीसीआई मदद कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज आल्सो करेक्ट, एनपीसीआई ने रुपए नाम का कार्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च किया है। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एज पर ऑफिशियल आंसर की आल्सो। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, वो 2-3 टका लोग जिनके गलत जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वकील बन जाते हैं। वो वकील ऐसे बन जाते हैं कि देखो रुपए इट इज नॉट अ स्कीम, क्योंकि स्कीम तो गवर्नमेंट स्कीम होती है, रुपए इज अ गेटवे या प्लेटफॉर्म फॉर कार्ड पेमेंट्स। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है और इस कारण से आंसर शुड बी ओनली है। भाई तो ऑफिशियल आंसर की आप देखिए उसमें तो सी है। तो माय एडवाइस इज दिस, पॉलिटी के प्रश्न है उसमें आप एक एक वर्ड को ऐसा डाइसेक्ट करके इंटरप्रेट करो, बराबर है, क्योंकि उसमें वो अलग जाता है। इकोनॉमी में बाय एंड लार्ज मतलब 10 सवाल है तो 9 में तो आप जनरली टिक करो, हो जाए। एक सवाल में कभी वो वकील बन के पूछता है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। वो पिलर 6 में कुछ बार हम देखेंगे वो कुछ ऐसे सवाल थे। बाकी बाय एंड लार्ज जैसे आप जनरल सेंस में वो पूछ रहे हो और जनरल सेंस में टिक करना है। ऐसे जो पैडांट्री करे बाकी खाल खींचे उसका गलत होता है। अब ये तो और भी सवाल है ऐसे सब पीवाई के और मॉक क्वेश्चन निकाले 50-60 क्वेश्चन की, बुधवार को टेस्ट होगी। अब यहाँ तक हम पहुंचे तो समझो 70 to 80% लोगों के तो जवाब करेक्ट हो रहे थे, बाकी 20% लोगों को सैड इमोजी लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझ 70 to 80% जो करेक्ट करे उसमें हम ऐसा मान के चलो कुछ ऐसे जो फ्रेशर है लेकिन वो एकदम शार्प तेज दिमाग वाले तो पढ़ के आए, इसलिए बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिन्होंने पहले ये बैच देखा है और फिर से रिवीजन के लिए वो यहाँ पर बैठे, तो उनको तो प्रश्न पता है, जवाब पता है। सो तो बाकी जो 20% जिनके गलत हो रहे हैं तो उनको मायूस नहीं होना भाई कि क्या चल रहा है। मान लीजिए आप हिस्ट्री क्लास में बैठो और टीचर आपको कुछ अच्छा मुगल राजाओं की क्रोनोलॉजी बताओ, तो कोई तो बता ही देगा जो पहले से पढ़ के बैठा है, बट एवरीवन इज अ फ्रेशर या फर्स्ट टाइमर एट सम पॉइंट, सो डोंट बी डिमोटिवेटेड बाय दैट। जितनी गलती आप इधर करे वो अच्छी बात है, ताकि रियल परीक्षा में गलतियां कम। तो चैप्टर 1 मनी बार्टर बिटकॉइन ये सब खत्म। गुरु शुक्र शनि वापस मिलेंगे। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिल्कुल आप मिस ना करें, एब्सेंट ना रहे। मॉनेटरी पॉलिसी हम देखेंगे, सीआरआर एसआरआर रेपो वगैरह, उसके 5 लेक्चर होंगे, 4 भी नहीं 5, क्योंकि टॉपिक इतना लंबा है सुकून से पढ़ने में 5। तो गुरु शुक्र शनि रवि सोम 5 दिन क्लास होंगे। बाकी का कार्यक्रम ऐसा है, आज रविवार है, कुछ लोग इसे रिकॉर्डेड देखेंगे तो सोमवार 6 बजे तक मैं जितने गूगल फॉर्म में डाउट है उसके मैं जवाब बना के अपलोड करता हूँ बुधवार को, मतलब 10 बजे कहने की रात को जो 12 बजे जब वो खत्म होगा मैं करूंगा, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ क्वेरीज की। वैसे समझो 200-250 तक होंगे तो निपटा दिया, फिर मान लो 500 आगे तो सब नहीं निपटा पाऊँ तो कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, नीड नॉट वरी, किसी का जवाब मिस नहीं होगा। वो इस नहीं तो अगले बुधवार को आ जाएगा। दिस इज वन थिंग, बुधवार को आपकी टेस्ट होगी रात 9 बजे। ये जो भी हमने 50 पेज में पढ़ा पिलर 1 A1 उसकी टेस्ट होगी, बिना तैयारी के उसको ना दें, क्योंकि समझो उसमें 50-60 ज़्यादा भी सवाल होंगे तो 1 घंटे का टेस्ट होगा। बिना पढ़े आप देख रहे हैं तो आपका 1 घंटा बर्बाद हो रहा है। इट इज नॉट प्रोडक्टिव, तो तैयारी करके आना। गुरुवार को हम वापस मिलते हैं। गुरुवार को शाम 7 बजे तक मैं नेक्स्ट हैंडआउट अपलोड करूंगा, पिलर 1 A2 मॉनेटरी पॉलिसी, और फिर गुरु शुक्र शनि रवि सोम तक हमारी क्लास होगी, 5 दिन की टॉपिक लंबा है। तो अकॉर्डिंगली वी विल मीट इन द अपकमिंग डेज। लेट्स लाइक इट।